गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। Welcome everybody to the Cafe Spirituality Wisdom session with Dr. Virendra Verma. स्वागत है डॉक्टर वर्मा आपका। डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा बनारस में रहते हैं और वहाँ पे पुष्कर आयुर्वेदा का एक सेंटर चलाते हैं। अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज, नहीं तो मैं कर देती हूँ। I'm going to mute everybody. You can unmute yourself when you need to ask a question. खाली डॉक्टर साहब को हम डॉक्टरवा को हम अनम्यूट कर देंगे। डॉक्टर जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, बाकी सब म्यूट रहे, नहीं तो आपके पीछे की आवाजें सबको डिस्टर्ब करती हैं। सो कैफे स्पिरिचुअलिटी में आयुर्वेद के ऊपर सेशन। स्पिरिट को बॉडी चाहिए टू बी एबल टू डू द डिस्कवरिंग इन द अनफोल्डमेंट। देयरफॉर इस शरीर का, इस व्हीकल का ख्याल अच्छे से रखना बहुत जरूरी है। और डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा को अगस्त में ही टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड एंड ही हैड द सिम्टम्स ऑफ ब्रेथलेसनेस एंड सोर थ्रोट एंड हाई फीवर एंड इन्होंने अपना इलाज खुद किया और फिर टेस्ट में आगे जाके नेगेटिव आया एंड ही हैज एंड व्हाइल ही वाज अनवेल आई हैव स्पोकन टू हिम अ कपल ऑफ टाइम्स एंड he was really managing remarkably well, and then that is when I realized that is समय में we should invite him to come and speak to us because he's living his life by the same principles and by the same therapies that he prescribes for others, and the fact that he did that treatment on himself by himself and succeeded in it is very really admirable. So welcome Dr. Va, बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे सब हिंदी और इंग्लिश दोनों समझते हैं। आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हो उसमें बात करें। और जैसे कि आज का विषय है कि दिनचर्या हम लोगों की कैसी हो आयुर्वेद के हिसाब से, जिससे जो हम जीवन जी रहे हैं उसमें ज्यादा हेल्दी, ज्यादा कंफर्टेबल, ज्यादा एनर्जेटिक फील करें, उसके ऊपर प्लीज हम सबको एनलाइटन करें। थैंक यू। अनम्यूट कर लें अपने आप को, आप म्यूट हैं। आप अनम्यूट करें अपने आप को। आपकी आवाज नहीं आ रही, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। डॉक्टर साहब आप सुन पा रहे हैं? Let me call him. He could. He spoke. हाँ, आपकी आवाज म्यूट है, आपको अनम्यूट करना होगा। अपना स्पीकर ऑन करें। हाँ बिल्कुल, बढ़िया। अब आवाज आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है। थैंक यू। सभी लोगों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा। हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम हिंदी में भी बोल सकते हैं और इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। सब हिंदी इंग्लिश दोनों समझते हैं। आप जिसमें कंफर्टेबल, मैं हिंदी में ही कंटिन्यू करता हूं क्योंकि हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा बोलना। ठीक है। तो मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार वर्मा, प्रेम से अनु जी मुझे डॉक्टर वा बुलाती हैं। बनारस का एक वो ट्रेड है, किसी को भी ऐसे बुलाया जाता है प्रेम से। तो मैंने गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार से बीएमएस की पढ़ाई किया। उसके बाद से मैंने जो है कि सेल्फ प्रैक्टिस शुरू किया सन 2006 से 14 साल हो गया मुझे धीरे धीरे प्रैक्टिस में। तो बहुत सारे अनुभव हैं मेरे
और मैं अपने अनुभव के आधार पर जो आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, वो बहुत ही प्रायोगिक है। जितना भी बात मैं आपको बताऊंगा वो सब सारी की सारी बातें प्रयोग या हमारे जो अपने अनुभव पर आधारित है। हमारा जैसे कि पहले से तय हुआ है कि हमें दिनचर्या के संबंध में लोगों को बताना है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जब हमें कोविड हुआ था, मेरा टेस्ट 12 अगस्त को पॉजिटिव हुआ था। उस समय जो है कि मुझे तेज बुखार था, 102 103 का बुखार हो रहा था, सोर थ्रोट हो रहा था, ब्रीथलेसनेस बहुत ज्यादा नहीं थी लेकिन हल्की फुल्की महसूस हो रही थी। तो पॉजिटिव होने के बाद डॉक्टरों ने मुझे होम आइसोलेशन में जो है कि भेजा, और उसके बाद मैंने जो भी हमें दवाइयाँ दी थी, हमने कोई भी दवाई नहीं खाई। पैरासीटामोल मैंने खाया था फीवर को कम करने के लिए, लेकिन उसके अलावा मैंने कोई भी औषधि नहीं खाई। हमने जो भी अपना डेली रूटीन होता है, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं, उसी को अपने लिए प्रेस्क्राइब किया और उससे मैंने अपना उपचार किया। और टोटली 5 दिन का समय लगा था, नॉर्मल जो है कि अपने उसमें होने में 5 दिन का समय लगा था। लेकिन जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं, जो वीकनेस होती है और जो बहुत सारी परेशानियां होती हैं उसमें, वो नॉर्मली लगभग 10 दिन तक रही। कोरोना के संबंध में, कोविड के संबंध में केवल मेरा इतना ही कमिटमेंट है कि कोई भी व्यक्ति कोरोना से डरे नहीं, और बिल्कुल सहज भाव से उसको एक फ्लू की तरह ही उसके लिए अपनी चिकित्सा ले, और डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट डे से यदि इस समय जो है कि महामारी के प्रकोप के काल में यदि किसी को भी कोई भी सिम्टम आता है फीवर जैसा, तुरंत ही वो अपना उपचार जो है कि आयुर्वेदिक सिस्टम से लेना प्रारंभ करें। वर्तमान समय में एक और जो है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों के मन में, कि लोग जो है कि एडवांस में प्रिकॉशन के लिए, प्रिवेंशन के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं। मेरा जो है कि अपना अनुभव है और मेरा निजी सलाह है सभी लोगों के लिए कि कभी भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग, जैसे काढ़ा का बहुत प्रचलन हो गया है, सबको काढ़ा पिलाया जा रहा है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे हम अपनी दिनचर्या, हम डिस्कस करेंगे दिनचर्या के संबंध में, अपनी दिनचर्या जैसे होती है, हमें अपनी दिनचर्या का पालन करना चाहिए, और बहुत ज्यादा जो है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारी इम्यूनिटी कितनी भी अधिक क्यों ना हो, यदि कोरोना वायरस हमारे अंदर आएगा तो अपना इफेक्ट देगा। मोर और लेस हमारी इम्यूनिटी बहुत हाई लेवल की है तो भी मुझे सीवियरिटी हो सकती है, और यदि हमारी इम्यूनिटी लो लेवल की है तो जैसा लोग कह रहे हैं भाई लो लेवल की इम्यूनिटी में लोगों को परेशानी है। ये रही कोरोना की बात। इसके अलावा जो है कि हम अपने जो है मेन टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहता हूं कि आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है। आयुर्वेद का उद्देश्य है स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोग का निवारण करना, ये आयुर्वेद के 2 उद्देश्य हैं। तो सबसे पहला जो उद्देश्य है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जितने भी बातें बताई गई हैं वो हम आज आपके सामने, एक्सक्यूज मी, पंखा चला लो अपना, जब लोग वाले बात करेंगे तब पंखा बंद कर लेना। So there is an audio issue. ज्यादा होने लगा। ठीक है। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। और इसी के साथ में एक और जो है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये भी आयुर्वेद में बताया गया है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलोत्तम, अर्थात अपने जीवन के किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारे शरीर का निरोगी रहना, निरोगी होना परम आवश्यक है। यदि हमारा शरीर निरोगी नहीं है तो हम धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष किसी भी पुरुषार्थ को प्राप्त करने में सफल नहीं होंगे। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर के अंदर में रोग आ गया है उसका निवारण करने के लिए हमें आयुर्वेद में कही गई बातों का अनुसरण करना चाहिए। अब हम आते हैं दिनचर्या, सीधे सीधे हम अपने टॉपिक को डिस्कस करना शुरू करते हैं। दिनचर्या, दिनचर्या का अर्थ होता है सुबह में, रात्रि विश्राम के बाद, रात्रि में सोने के पश्चात, जगने के उपरांत
अगली रात्रि में सोने तक के बीच में जितने भी कार्य हम करते हैं, जो भी कार्य हमें करना चाहिए, जो भी कार्य हम करते हैं, वह सभी कार्य दिनचर्या कहलाती है। दिनचर्या का अर्थ है कि हमारा मोस्टली जो वर्किंग का स्टाइल है, जो हमारी हैबिट है, जो हमने अपना रखा है, वो हम लोग दिन में काम करते हैं और रात भर सोते हैं। तो सुबह उठ करके रात को सोने के बीच में जितना कार्य हम करते हैं वह दिनचर्या है। दिनचर्या में सबसे पहला जो बिंदु मैं आपको बताना चाहता हूं, सबको मैं जो है कि बिल्कुल अवेयर कर देना चाहता हूं कि जितने भी धर्म हैं वो आयुर्वेदिक चर्या का पालन करते हैं। आचार्य बागभट्ट ने कहा उत्तिष्ठे ब्रह्म मुहूर्ते, अर्थात हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के पूर्व उठने का विधान है। अब आपको मैं एक तुलनात्मक जो है कि अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा कि बाबा विश्वनाथ की पहली आरती भोर में होती है, मंगला आरती भोर में होती है, सूर्योदय के पहले होती है। अजान भी सूर्योदय के पहले ही प्रारंभ हो जाती है। अभी मैं गुरुद्वारे और गिरजाघर में नहीं गया हूं, लेकिन मुझे मैं यही जानता हूं कि गुरुद्वारे और गिरजाघर में भी पहली प्रार्थना सूर्योदय के पहले होती है। तो हम किसी भी धर्म के मानने वाले क्यों ना हो, हमारा धर्म सबसे पहले हमारे स्वास्थ्य के ऊपर में पहला फोकस होता है उसका, कि ईश्वर को याद करने के लिए सूर्योदय के पहले ही उठ जाओ, पहली प्रार्थना सूर्योदय के पहले ही पूरी कर लो। तो ये बहुत ही लॉजिकल बात है कि हमें सूर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए और अपने नित्य कर्म में प्रवृत्त हो जाना चाहिए, अपने नित्य कर्म को प्रारंभ कर देना चाहिए। उठने के बाद पहली चर्या जो हमें करनी चाहिए, हमें जल पीना चाहिए। आचार्य बागभट्ट ने हमें ये बात का निर्देश किया है कि हमें 1 अंजलि प्रमाण जल पीना चाहिए। हर व्यक्ति की अंजलि छोटी बड़ी होती है, उसी तरह से हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। जैसे आयुर्वेदिक प्रमाण में हम प्रमाण के लिए एक बात आपसे कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, यदि हम अपनी लंबाई नापना चाहते हैं तो हमें खड़े खड़े लंबाई नापने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद कहता है हमारी लंबाई एक व्यायाम होती है, हमारी लंबाई एक व्यायाम होती है। व्यायाम का मतलब होता है हमने ऐसे हाथ फैला दिया और दोनों हाथों के बीच में जितना ये दूरी हो रहा है उतने हमारे शरीर की लंबाई है। इसीलिए ऐसा जो है कि उन लोगों का जो भी अनुभव रहा है, अपने अनुभव के आधार पर उन लोगों ने बताया कि हमें 1 अंजलि प्रमाण जल पीना चाहिए। तो अगर से हम इसका एवरेज निकालते हैं तो हमें जो है कि मिलेगा कि ये 1 अंजलि प्रमाण में लगभग हमारा 250 ml 300 ml, इससे ज्यादा पानी नहीं आता। इसकी व्याख्या भी की गई है कि आखिर में हमें जल क्यों पीना चाहिए। दिन होता है तो काम कर रहे होते हैं और हमें जब भी प्यास लगती है हम बार बार पानी पीते हैं, लेकिन जब रात्रि विश्राम के समय हम 4 घंटे 5 घंटे तक बिना पानी पिए सोए रहते हैं तो पूरे शरीर की एक एक कोशिका, पूरे शरीर के एक एक सेल्स जो है प्यासे होते हैं। इसलिए सुबह उठ करके पहली चर्या में जल पीने का विधान किया गया है और उसमें भी उन्होंने एक लिमिटेशन बताया है कि हमें इतना ही जल पीना चाहिए। वर्तमान समय में मॉडर्न डाइटिशियंस इस बात की सजेशन देते हैं या इस बात की गाइडलाइन जारी करते हैं कि इस बात की प्रोटोकॉल देते हैं कि हमें खूब ढेर सारा पानी पीना चाहिए। ढेर सारे पानी पीने के पीछे आयुर्वेद में जो है कि एक लॉजिक है कि हमें पानी ज्यादा नहीं पीना चाहिए, हमें उतना ही पानी पीना चाहिए जितनी हमारे शरीर की आवश्यकता है। अपने आवश्यकता, हमारे शरीर की जितनी भी आवश्यकता है उससे अधिक यदि हमने जल ग्रहण किया तो हमें तमाम प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होंगी। पानी पीने से हमारे शरीर से हमारे शरीर में रोग आते हैं। उसका आयुर्वेदिक फिलोसफी है, उसका आयुर्वेदिक लॉजिक है। लॉजिक ये होता है कि शरीर से टॉक्सिन्स या बाहर किसी कूड़े को समाप्त करने के लिए उसमें हमने माचिस की तीली लगानी है, ना कि हमें उसको पानी के फव्वारे से दूर खसकाना है। पानी के फुहारे से यदि हमने उसको हटा भी दिया वो उसमें सड़न होने लगेगी, कूड़ा कचरा समाप्त नहीं होगा। वही स्थिति यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा इस पिंड में है वैसा ही ब्रह्मांड में है, और यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे, जैसा ब्रह्मांड में घटित हो रहा है वैसा ही हमारे शरीर में घटित हो रहा है। तो हमें अपने शरीर को डिटॉक्स करने के लिए जल अधिक मात्रा में नहीं पीना है। हमारे शरीर की अग्नि बल, हमारे शरीर का अग्नि बल यदि जो है कि प्रचुर मात्रा में या बहुत ही एप्रोप्रिएट होता है, सम अवस्था में होता है, तब हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के टॉक्सिकेशन नहीं होती है।
हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को दूर करने के लिए जल की आवश्यकता नहीं है, अग्नि की आवश्यकता है। और जल सीधे तौर पर अग्नि का दुश्मन है, अग्नि का विरोधी है। जहां अग्नि है वहां जल डाल दिया तो अग्नि समाप्त हो जाएगी, अग्नि बुझ जाएगी। इसलिए आयुर्वेद का ये जो लॉजिक है कि हमें जल उतनी ही मात्रा में पीना चाहिए जितनी आवश्यकता है। और मेरा यही सजेशन है और मेरा यही सभी दर्शकों से और सभी मीटिंग में भाग लेने वाले भागीदारों से यही अनुरोध है कि सब लोग जो है कि इस बात को, ऋषियों की बात माने और समझे कि नहीं जो है कि ये बात जो कही गई है आयुर्वेद में ये सत्य है। हमें उतना ही जल पीना है जितने हमारे शरीर की आवश्यकता है। और सुबह में एक जग पानी नहीं पीना है, अपने अंजलि के प्रमाण का अपना नपना बनाना है, मेजरमेंट बनाना है, उसी के अनुसार हमें जल पीना है। उसके बाद हमारी नित्यचर्या आती है। नित्यचर्या में हम टॉयलेट जाते हैं, फिर उसके बाद ब्रश करते हैं, नहाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर अपने कार्य में प्रवृत्त होते हैं। सोकर के भोजन का विधान इसी बीच में आता है हमारा। सोकर के उठने के 3 घंटे के अंदर, 2.5 से 3 घंटे के अंदर, जैसे कि हमने जल के लिए आपको एक उदाहरण दिया कि हमारा शरीर प्यासा होता है, उसी तरह से हमारा शरीर भूखा होता है। हमारा शरीर भूखा होता है, इसलिए सोकर उठने से 3 घंटे के अंदर हमें प्रथम और पूर्ण भोजन करना चाहिए। वर्तमान समय में नाश्ते का प्रचलन है। WHO को रिकमेंडेशन भी यदि हम कंसीडर करते हैं तो जापानीज डाइट जो है रिकमेंड की जाती है कि जो जापानीज डाइट होती है वो सबसे हेल्थी डाइट होती है। तो उनका क्रम है जापानीज डाइट में, जापानीज डाइट का क्रम है कि मॉर्निंग का मील जो है बेस्ट मील होता है। मॉर्निंग मील इज द बेस्ट मील। सुबह का जो भोजन है वो बेस्ट, सबसे अच्छा खाना होता है। तो सुबह सोकर उठने से 3 घंटे के अंदर में, 3 घंटे के बीच में हमें पहला और पूर्ण भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। दूसरे भोजन के लिए 4 से 5 घंटे का अंतर, और तीसरा भोजन अति लघु होना चाहिए। अति लघु का अर्थ है कि इतना छोटा भोजन हो और इतना अर्ली हो जाए, इतना अर्ली हो जाए जिससे कि हमारी रात्रि के विश्राम में, जैसे हमारे शरीर का अन्य भाग जो है कि विश्राम करता है, उसी तरह से हमारे शरीर के पाचन संस्थान को भी हमें विश्राम देना है। यदि हम पाचन संस्थान को, अपने पाचन तंत्र को विश्राम नहीं देंगे तो वो थक जाएगा और हमें तमाम तरह की जो व्याधियां हैं, तमाम तरह के रोग हैं, हमारे भोजन करने के तरीके से शुरू हो जाएगा। और हम आपको एक साधारण सी बात बताते हैं कि वर्तमान समय में जो व्यवहार है पूरे भारत में मैंने इस बात को वॉच किया है कि बहुसंख्य लोग इवनिंग में बेस्ट मील खाते हैं, बेस्ट मील लेते हैं, सबसे अच्छा भोजन जो बनेगा वो शाम को बनेगा, और सुबह में एक बिस्किट या एक टोस्ट और चाय पी करके वो काम पर निकल जाएंगे। दोपहर में खाना खाएंगे और रात में खाना खाएंगे। जो आयुर्वेदिक सिस्टम, आयुर्वेदिक रिकमेंडेशन के बिल्कुल विपरीत है। आयुर्वेदिक सिस्टम ये नहीं रिकमेंड करता है। आयुर्वेदिक सिस्टम कहता है सुबह सोकर के उठने के 3 घंटे के अंदर में पहला और पूर्ण भोजन हमें ले लेना चाहिए। भोजन के संबंध में अभी बातें हम और बाद में बताएंगे। अभी हम जो डेली रूटीन की अन्य बातें हैं उस पर हम फोकस करते हैं अपने। महत्वपूर्ण चीजों में सबसे महत्वपूर्ण चीज है दैनिकचर्या में कि हमें नस्य कर्म करना चाहिए। वर्तमान समय में एक कॉमन सा फैक्टर हर व्यक्ति के साथ में जुड़ा हुआ है कि हर व्यक्ति स्ट्रेसफुल है। उसके लिए बहुत सारे ध्यान, योग और तमाम तरह की विधियों का आदमी उसके शरण में जा रहा है और उनका प्रयोग कर रहा है, उनको सीख रहा है। आयुर्वेद हमें नस्य कर्म का निर्देश करता है। नस्य कर्म का अर्थ होता है हमें नाक में कुछ तेल प्रतिदिन डालना चाहिए। तो 2 तरह का नस्य कर्म बताया गया है। एक नस्य कर्म है प्रतिमर्श नस्य, जो हर व्यक्ति के लिए बताया गया है। उसमें किसी भी एडिबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल का प्रयोग किया जा सकता है। हम नारियल का तेल ले सकते हैं, हम जैतून का तेल ले सकते हैं, हम सरसों का तेल ले सकते हैं, हम घी भी यूज करते हैं, घी का भी प्रयोग कर सकते हैं।
तो नस्य कर्म में प्रतिमर्श नस्य सभी लोगों के लिए कहा गया, और मर्श नस्य वो चिकित्सकों के लिए कहा गया। जैसे वर्तमान समय में कोविड के रिफरेंस में लोग अणु तेल का नस्य कर रहे हैं, नाक में अणु तेल डाल रहे हैं। अणु तेल सामान्य रूप से इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। अणु तेल केवल व्याधि की अवस्था में, रोग की अवस्था में, कोई बीमार है, हेडेक हो रहा है, साइनस की प्रॉब्लम है, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, जो चिकित्सक, जो वैद्य रिकमेंड करता है, उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर ही अणु तेल का प्रयोग करना चाहिए। प्रतिमर्श नस्य में किसी भी ऑयल को, और जो रिकमेंडेशन में जो ये बात, एक और बात महत्वपूर्ण है, अभी पूछेंगे लोग मुझसे कि कब डालना चाहिए। तो प्रतिमर्श नस्य को लेने का जो सबसे बेस्ट समय होता है, सुबह में यदि हमारे नहाने की आदत है, यदि हम सुबह में नहाते हैं तो हमें नहाने के तुरंत बाद कपड़ा पहन लेते हैं, उसके बाद हमें नाक में 2-2 बूंद तेल डालना चाहिए। उसकी भी मात्रा निर्धारित की गई है कि 2। डॉक्टर साहब घी भी डाल सकते हैं क्या, देसी घी? घी भी डाल सकते हैं, ऊपर हम अभी आपको फोकस कर रहे हैं, घी का स्पेसिफिकेशन है, अभी हम बताते हैं। तो 2 बूंद तेल की मात्रा प्रतिमर्श नस्य कहलाती है। अर्थात जब हम 2 बूंद की मात्रा अपने नाक में डालते हैं तो उसे प्रतिमर्श नस्य कहते हैं, और यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक दिनचर्या है, अति आवश्यक दिनचर्या है। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए अति आवश्यक दिनचर्या है। इससे होने वाले लाभों को समझिए कि ये हमारे सिरह प्रदेश में होने वाले सभी प्रकार के रोगों से हमारी रक्षा करता है। इसीलिए नस्य कर्म का, प्रतिमर्श नस्य का विधान किया गया है। सिरह प्रदेश में रोग कौन कौन से होते हैं? किसी के बाल पकते हैं, किसी के बाल गिरते हैं, किसी के माथे पर सिकुड़न होती है, चेहरे पर शिकन आती है, साइनोसाइटिस होती है, गले में प्रॉब्लम होती है, हेडेक होता है और स्ट्रेस होता है। तमाम तरह के जो आप दैनिक उसमें जो है कि आप जितनी भी चीजें आपको हेड से संबंधित समझ में आती हैं, उन सभी के लिए ये प्रिवेंटिव मेजर है, प्रिवेंटिव एडवाइस है। यदि हम नस्य कर्म का प्रयोग करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे भारत देश से क्या पूरे विश्व से माइग्रेन जैसी समस्या जो है कि इरेडिकेट हो सकती है। माइग्रेन जैसी समस्या इरेडिकेट हो सकती है। और बहुत सिंपल सा कार्य है कि हमें 2 बूंद तेल डालना है अपने नाक। एक तरीका जो है कि बिंदु प्रमाण को नापने का एक तरीका बताया कि ऐसे हमने तेल ले लिया और तेल में अपनी उंगली को पहले जो है कि ये मार्किंग तक डुबोना है, उसके बाद हमें तेल से अपनी उंगली को ऊपर उठाना है। हमें उसकी ड्रॉप को देखना है कि कितना तेल गिर रहा है, कितना मोटा ड्रॉप बन रहा है। वह एक बिंदु प्रमाण होता है, अर्थात 1 बूंद होता है। उस तरह से हमें 2 बूंद, एक नाक मतलब एक नॉस्ट्रिल में 2 बूंद और दूसरे में 2 बूंद, तो 2 बूंद तेल एक नॉस्ट्रिल में, अर्थात 4 बूंद तेल प्रतिदिन हमें इस्तेमाल करना है। और हमें तमाम सारे जो है कि सिर से संबंधित समस्याओं से निजात मिल जाता है, जो हमें हमारे तरफ नहीं देखती। इसके पीछे जो लॉजिक है, जो आयुर्वेद में कहा गया है, सुश्रुत शारीर स्थान में इस बात का जिक्र किया गया है कि नासा ही शीर्षो द्वारम, अर्थात डोरवे ऑफ द हेड इज आवर नॉस्ट्रिल्स। यहाँ पे हमारे यहाँ पे साइनसेस में क्रिब्रिफ्रॉम प्लेक्सस होता है, वहां से एक बहुत ही सूक्ष्म छेद होता है जो हमारे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स को के प्रेशर को मैनेज करने के लिए हमारे एनाटॉमी में हमें पढ़ाया जाता है कि एक जो है कि छेद होता है हमारे साइनसेस के थ्रू, जो है कि ब्रेन से जो डायरेक्टली वो होता है। इसीलिए हमारे यहाँ जैसे कि नस्य कर्म की जो चिकित्सा होती है, सिरोविरेचन होता है, तो ज्यादा दिनों तक तीक्ष्ण नस्य नाक में नहीं डालना चाहिए। अर्थात उससे होने वाला नुकसान जो होता है कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का मस्तुलुंग क्षय हो जाता है। मस्तुलुंग का अर्थ होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो सेरेब्रल फ्लूइड होता है उसका क्षय होने लगता है, तो हमें दूसरी परेशानी। तो चिकित्सा में भी उसका जो है कि एक इंपॉर्टेंस उस चीज का बताया गया है। तो हमारे यहाँ आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि हम जब नाक में तेल डालते हैं तो उससे पूरे ब्रेन का पोषण होता है। जब हम आयुर्वेद के बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो तेल वात रोगों के लिए बेस्ट मेडिसिन है। तेल वात रोगों के लिए बेस्ट मेडिसिन है और हमारी नाड़ियों का सीधा संबंध वात से
स्थापित होता है। क्योंकि आयुर्वेद के प्रिंसिपल में 3 चीजें हैं जो शरीरगत है, वात पित्त और कफ। ये हमारे शरीर को धारण करती हैं समावस्था में और विषमावस्था में रोग उत्पन्न करती है, इसलिए इनको दोष कहते हैं। और दूसरा जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जिसको रिप्रेजेंट करने वाला मन होता है, उसके 2 दोष होते हैं, रज और तम। तो 3 दोष शरीर के और 2 दोष मन के। वर्तमान समय में रज और तम, मन के दोष ज्यादा हावी है, आदमी ज्यादा स्ट्रेसफुल है, ज्यादा परेशान है मानसिक रूप से। शरीर से तो कम बीमार है लेकिन मन से ज्यादा बीमार हो गया है। तो ये 5 चीजें हम बीच बीच में आपको रिमाइंड कराते रहेंगे इसके संबंध में, जहां जहां रेफरेंस आएगा। वात के लिए तेल बेस्ट मेडिसिन है, पित्त के लिए घी बेस्ट मेडिसिन है, और कफ के लिए शहद, हनी, शहद बेस्ट मेडिसिन है। तो ये 3 चीजें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कि सभी जो लोगों को जानना चाहिए कि यदि हमें कफ जैसा कोई चीज प्रॉब्लम हो रहा है, म्यूकस ज्यादा हो रहा है, तो हमें शहद एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज, हम लिख लेंगे। एक बार रिपीट कर दें। वात के लिए तेल, के लिए घृत, और कफ के लिए शहद, हनी। ये 3 चीजें जो है कि हमें जाननी चाहिए और हर व्यक्ति को जानना चाहिए कि यदि हमें पित्त जैसी समस्या हो रही है, एसिडिटी ज्यादा हो रही है, तो घी खाने से, गाय का घी खाने से एसिडिटी हमारी ठीक हो जाएगी। ऐसा जो है कि ऐसा सोचने में ऑड लग रहा है कि घी खाने से तो एसिडिटी और बढ़ जाएगी, लेकिन घी खाने से एसिडिटी खत्म हो जाएगी। जो भी पित्त का प्रकोप हो रहा है, पित्त का प्रकोप शांत होगा। और कफ का यदि प्रकोप है, खांसी ज्यादा आ रही है, अभी इमीडिएटली जैसे कि हमने कोई सिरप लेते हैं, वैसे हमने थोड़ा सा जो है कि 1 चम्मच शहद ले लिया, हमारी खांसी में तुरंत रिलीफ मिलेगा, तुरंत रिलीफ मिलता है। तो ये 3 चीजें जो है कि हमें जाननी चाहिए। तो हम लोग नशेकरण के संबंध में चर्चा कर रहे थे, नाड़ियों के संबंध में चर्चा कर रहे थे। वात के सबसे क्लोज या वात से सबसे ज्यादा मिलते जुलते जो लक्षण होते हैं वो वात नाड़ियों के होते हैं, नाड़ियों के होते हैं। अर्थात जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो वात के सबसे नजदीक होता है। सबसे ज्यादा जो सिम्टम नर्वस सिस्टम में होते हैं। जब हम नाक में तेल डालते हैं तो वो हमारे नर्वस सिस्टम का पोषण करता है। हम नर्वस सिस्टम को अपने घर की वायरिंग की तरह जो है एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। हमारे घर की वायरिंग होती है, एक साथ एक बंडल से बहुत सारे तार गुजरते हैं। एक तार का करंट दूसरे में नहीं जाता है। जिस दिन एक तार का करंट दूसरे में जाता है वो ब्लास्ट हो जाता है। वो प्लास्टिक की जो कोटिंग होती है वो इंसुलेशन का काम करती है। यदि हम अपने एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो है कि देखें, एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर को हम स्टडी करें, तो एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि एक हेड होता है, एक बॉडी होती है, और उसमें एक लंबे से धागे बने, एक लंबा सा धागा जैसा संरचना होता है। उसके ऊपर एक शीट्स जो है, एक कवरिंग होती है। जैसे कि वायर होता है वैसे ही वो भी वायर होता है, वायर की तरह कवरिंग होती है जो इंसुलेशन का कार्य करती है। जब हम तेल उसमें अपने नाक में डालते हैं तो हमारे नर्वस सिस्टम को उससे सपोर्ट मिलता है। वो एक तरह से कह लीजिए ऑयल भी इंसुलेटर का कार्य करता है, और वह ऑयल डायरेक्टली उस मात्रा में ब्रेन में हमारे नहीं जाता है, लेकिन जो भी बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में जाता है वो हमारे आचार्यों के अनुसार हमारे लिए सफिशिएंट होता है। वो पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम को लुब्रिकेट करता है और इंसुलेशन को प्रॉपर बनाए रखता है। सॉरी, तो नस्य कर्म करने से हम अपने पूरे नर्वस सिस्टम को हेल्थी रखते हैं। हम अपने पूरे नर्वस सिस्टम को हेल्थी रखते हैं। हम अपने यहाँ हॉस्पिटल में माइग्रेन का ट्रीटमेंट करते हैं, सिरोवेरेशन कर्म करते हैं उसमें। और अभी तक जितने लोगों को हमने सिरोवेरेशन कर्म किया होगा माइग्रेन के लिए, कोई जो है कि अभी तक अस्वस्थ नहीं होगा, उसका माइग्रेन ठीक हो गया होगा। हमारे पास जितने फॉलोअप में पेशेंट हुए हैं, कभी तक कोई पेशेंट जो है कि फेल्योर नहीं होता है, क्योंकि ये प्रिंसिपल है कि हमें उसकी वात नाड़ियां जो इरिटेट हो रही हैं उनको हमें एक पोषण देना है, एक सपोर्ट देना है, एक नरिशमेंट देना है, जिससे कि वो हेल्थी रहे। जब वो हेल्थी रहेंगी तो हमें किसी भी प्रकार का स्ट्रेस होता है तो हमें हेडेक नहीं होगा, वो उसको झेलने में सक्षम होगी। दूसरा कर्म होता है अंजन कर्म।
देखिए यहाँ पर जो है कि जो तीसरी महत्वपूर्ण बात जो है इसके रिगार्डिंग, जो महत्वपूर्ण बात है या महत्वपूर्ण जो फोकस है वो देखिए कि दिनचर्या में जो आयुर्वेद एक्सप्लेन करता है या दिनचर्या में आयुर्वेद ने जो कहा है हम लोगों से कि अपने सेंस ऑर्गन्स का पूरा ख्याल रखना चाहिए। पहली बात उन्होंने नस्य कर्म कही, अर्थात हमें घ्राणेन्द्रिय, पंचमहाभूत से पंच इंद्रिय जो हमारी हैं उन पंच इंद्रियों का ख्याल रखने का पूरा विधान बताया गया है। तो एक चीज हमने बता दी, वो बताया नस्य कर्म, अर्थात घ्राणेन्द्रिय का हमने कवर कर लिया। दूसरा है अंजन कर्म। अंजन कर्म होता है नेत्रेंद्रिय के लिए, आंख के लिए। आंख हमारे शरीर में अग्नि का स्थान है। आंख हमारे शरीर में अग्नि का स्थान है। बिना अग्नि के संयोग से हम किसी चीज को देख नहीं सकते। बिना अग्नि के संयोग से हम किसी चीज को देख नहीं सकते। अग्नि को सम रखने के लिए, अग्नि को साम्यावस्था में रखने के लिए हमने क्या बताया आपको? अग्नि किसका स्वरूप? अच्छा एक चीज और बता दें, अग्नि जल, अग्नि पित्त के स्वरूप में हमारे शरीर में जो है कि कंसीडर किया जाता है। कफ जल के रूप में स्वीकार किया जाता है। और वायु, वायु सबसे अधिक व्याप्त है। पूरे शरीर में हर तरह के लक्षण वायु के द्वारा होते हैं। वायु का जो स्थान है हमारे शरीर में वो कान है। वायु का स्थान हमारे शरीर में कान होता है। वायु का स्थान हमारे शरीर में सारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। वायु का स्थान हमारे शरीर में जनरली पूरा शरीर और स्किन होता है। पूरे शरीर में स्किन जो हमें स्पर्श का वो देता है, ज्ञान देता है, आभास कराता है। जितने भी ज्ञानेंद्रियां हैं, जितना भी कर्मेंद्रियां हैं, जितना भी हमारे सेंस हैं, सारा का सारा वायु के द्वारा डिनोट होता है। तो आंखों में हमारे आलोचक पित्त होता है। तो पित्त को बैलेंस करने के लिए हमने अभी एक औषधि बताई। हमने पहले बताया कि अग्नि होता है। अग्नि हमारे शरीर में पित्त के रूप में स्थापित होती है। अग्नि एज इट इज अग्नि के नाम से नहीं होती है, पित्त के रूप में हमारे शरीर में अग्नि होती है। तो पित्त को बैलेंस करने के लिए हमने अभी एक बहुत बढ़िया दवाई का नाम बताया, वो बताया गोघृत। तो हमें अपनी आंखों में गाय के घी का अंजन लगाना चाहिए, एक चीज। दूसरा, हमारे यहाँ भारत में हम ये कह लें कि मुगल काल से पॉपुलरिटी में है, जिसको सूरमा कहते हैं। मुगल काल में जब मध्यकाल में जब बाहर से लोग यहाँ पर आए और रूल आउट करना शुरू किए तो उनकी भाषा में सूरमा नाम बहुत ज्यादा फेमस हुआ, जो आंखों में लगाया जाता है। एक तरह का पाउडर होता है, उसको आंखों में ऐसे जो है कि कांच की सलाका से आंख में लगाते हैं और आंखों से पानी निकलता है। तो वो सूरमा जो बाद में पॉपुलर हुआ, लेकिन आयुर्वेद में अंजन के नाम से, अंजन रूप में बहुत सारे जो है कि नाम हमारे यहाँ 5 तरह के जो है कि अंजन बताए गए। तो अंजन का अर्थ होता है कि कोई ऐसा द्रव्य जिसको आंख में डालने से हमारे आंखों से अश्रु बाहर निकले। क्योंकि हमने आपको बताया पहले कि हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को मैनेज करने के लिए अग्नि की जरूरत है। हमारे आंख से टॉक्सिन्स को निकालने के लिए हमें, अच्छा एक चीज और, इसके पहले मैं इसको एक्सप्लेन करने के पहले एक चीज और बता दूंगा तो ये बात बहुत क्लियर हो जाएगी। हमारे शरीर में जो पित्त, वात पित्त कफ का जो स्थान है, कैसे हम समझे कि हमारे शरीर में कौन सा एरिया किस चीज का है? तो हृदय से ऊपर कफ का स्थान है। हृदय और नाभि के बीच में पित्त का स्थान है और नाभि से नीचे वायु का स्थान होता है। माना नहीं जाता है, नाभि से नीचे वायु का स्थान होता है। नाभि और हृदय के बीच में पित्त का स्थान होता है और हृदय से ऊपर कफ का स्थान होता है। तो ये जो हमारे आंखों में अग्नि है, अग्नि के कारण हम देखते हैं। तो आंखों का केयर करने के लिए जो अंजन का विधान बताया गया, हमने एक बात बताई, एक बात मार्क किया कि हमें ऐसा कोई पदार्थ इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमें खूब ढेर सारा आंसू निकले। अभी हमने शुरुआत में जल की चर्चा में इस बात का जिक्र किया था कि जब भी हम टॉक्सिन्स को नष्ट करना चाहते हैं तो हमें उसे
आग लगाना पड़ेगा। अग्नि जब तक उसमें अग्नि का संयोग नहीं होगा तो टॉक्सिन्स नहीं नष्ट होंगे। हम यदि जल से उसको नष्ट करना चाहें तो वही स्थिति यहाँ पर भी है। हमें अपने, ये जल प्रदेश है, हमने जैसा बताया कि कफ जलीय अंश युक्त होता है और ये हृदय के ऊपर है, आंख हमारा हृदय के ऊपर स्थित है, तो ऑटोमेटिकली ये जलीय प्रदेश में, ये अग्नि का स्थान है जो ये जलीय प्रदेश में होता है। इसीलिए इस अंजन का प्रयोग बताया गया कि हमें कोई ऐसा चीज डाले जिससे जल इसमें से निकलता रहे। जल हम अपने आंखों से असुरस्राव कराते रहे तो हमारी आंख बिल्कुल हेल्थी रहे। किसी भी प्रकार का जो है कि आज देख रहे हैं ग्लूकोमा और ये महामारी के रूप में फैल रही है, बहुत तेजी से फैल रही लोगों के अंदर में ग्लूकोमा, लोग अंधे हो जा रहे हैं। कारण यही है कि हम अपने आंखों का केयर नहीं करते। तो मेरे अनुभव में हमने जो अनुभव किया है, गुलाब जल सबसे सेफ और सबसे अच्छा होता है। जब भी हम बाहर से आते हैं हमें तो गुलाब जल अपने आंखों में डाल लेना चाहिए और हमें पर्याप्त क्लीनिंग हो जाएगी और उतना सफिशिएंट होता है। क्योंकि ये जो हमारे यहाँ आयुर्वेद में बताए गए अंजन है, इनको प्राप्त करना या इनको बना पाना, इनको मार्केट में जो है कि खोज पाना बड़ा कठिन है। सूरमा के रूप में सेम चीजें मिलती हैं, सूरमा के नाम से सेम चीजें मिलती हैं, लेकिन अब उसकी विश्वसनीयता पर जो है प्रश्न चिन्ह होता है। क्योंकि अभी हमने पिछले महीने हमने एक व्यक्ति से सूरमा लिया, जो मैंने उसको आंखों में लगाया तो आंखों में किरकिरी सी लगने लगी, अर्थात जो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो बना रहे हैं वो अच्छा नहीं बना रहे। और गुलाब जल सबसे बेस्ट है क्योंकि वो लिक्विड है और पर्याप्त इरिटेशन करता है और मजे से आंसू निकल जाते हैं, हमारी आंख साफ हो जाती है। प्याज काटने से भी तो आ जाते हैं आंसू। ये बिल्कुल सिंपल लॉजिकली जैसा हम लॉजिक सोचते हैं वो हमारे ऊपर अप्लाई होता है। यदि हमने प्याज काटा तो हर आदमी तो प्याज नहीं काटेगा ना, जो खाना बनाएगा वही प्याज काटेगा। तो काजल का भी वही असर होगा क्या? नहीं, काजल यहाँ पर जो है कि काजल प्रसाधन के रूप में बताया गया है। अंजन के चैप्टर में, अंजन के पार्ट में काजल का भी वर्णन किया गया है। हाँ। लेकिन वो प्रसाधन के लिए बताया गया, सुंदरता के लिए बताया गया। अच्छा। जो अंजन में जिन चीजों का वर्णन किया गया, जैसे कि गांव में बच्चों को काजल लगाया जाता है तो घर में वो दीपावली के दिन जो है कि वो सरसों के तेल का कार्बन इकट्ठा करते हैं। हाँ। और उसमें गाय का घी ही मिलाते हैं। गाय का घी मिला करके उसको अपने उसमें कजरोटा में रख लेते हैं और वो काजल लगाते हैं। और नॉर्मली जो मार्केट में मिलने वाला काजल है वो काजल बच्चों को नहीं लगाते हैं अपने यहाँ, हमारे यहाँ जो है ट्रेडिशन में। तो हम अंजन घर में भी तो बना सकते हैं, आप वो विधि बता दीजिए हमें सिंपल सी। अंजन बनाने के लिए बनता है ना, त्रिफला का पानी से भी बनता है ना। एक्चुअल में वो चीजें हम नहीं सजेस्ट कर सकते, जो इजीली अवेलेबल है वो चीजें ज्यादा अच्छी हैं। सरसों का दीपक जला लें, उसके ऊपर एक मिट्टी का दीपक उल्टा रख लें, फिर वो काला काला वो तो जानते हैं सारे लोग, उनको बताने की जरूरत नहीं करते हैं। अच्छा तो कह रहे हैं ना कि गुलाब जल इस्तेमाल करो, दैट्स द सेफेस्ट एंड द इजीएस्ट टू गेट। बादाम को भी तो, बादाम से भी तो बनता है काजल। नहीं, आंखों के लिए जो होता है ना, यदि हम आंखों का जो है कि रेमेडी या रेसिपी कोई बनाना चाहते हैं तो हमें मार्केट से बहेड़ा खरीद के लाना चाहिए। बहेड़ा एक फल होता है, हरा बहरा जो होता है, तो हमें बहेड़ा ले आना चाहिए और उसको तोड़ करके उसके अंदर से गिरी निकालना चाहिए। उसके अंदर में काजू जैसा या वो क्या कहते हैं बादाम जैसा जो है कि वो गिरी होता है, वो निकालना चाहिए। वो खाने में भी बड़ा टेस्टी होता है। उसको जब हम उसका छिलका हटा के भिगो दीजिए, उसका छिलका हटा करके उसको जो खूब बढ़िया से जो है कि उसको पीस करके अपने काजल में डालिए, या अपने जो है कि एक दिन के लिए एक आपने फोड़ा, सब लोगों को आपने अंजन लगाया और फिर जो है कि हफ्ते में 2 दिन का प्रोग्राम है तो हफ्ते में 2 दिन जो है कि उसका उपयोग कर रहे हैं। तो आंखों के लिए सीजनल होता है ना महाराज, डॉक्टर साहब, सीजनल आता है वो जो आप कह रहे हो। क्या? वो जो बादाम टाइप होता है वो हरे वाला, वो सीजनल बहेड़ा वो तो आपको स्टोर में हमेशा मिलेगा, पंसारी की दुकान में बहेड़ा हमेशा मिलेगा, वो तो स्टोर होता है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहेड़ा की उपलब्धता इंडिया में तो जो है कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर साहब, बेहड़ा को क्या करना पड़ता है अभी आप क्या बताएं? बहेड़ा को आपको तोड़ लेना है, तोड़ करके उसके अंदर से निकलेगा जो है कि एक बीज निकलेगा मुलायम सा, टेस्टी सा, उसको खा भी सकते हैं और उसको घिस करके आप अंजन में डालेंगे तो वो बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत अच्छा होता है। उसको क्या काजल में मिलाएं? उसको काजल में मिलाइए। He is giving us multiple options कि एक तो है जो पानी में डाल के आंख साफ की, जिससे आंखों से पानी आ जाए, सीधे लगा देंगे, ऐसे ही लगाएंगे सीधे। कैसे करेंगे? किसको? जो आप गिरी निकाले हैं उसको कस दिया, उसको घिस दिया बढ़िया से,
घिस करके अपने काजल में डाल दिया है। हाँ देखिए अब यहाँ पर प्रॉब्लम है कि जब हम घिसते हैं वो हाँ। इतना फाइन नहीं हो पाएगा, उसमें बहुत मोटे मोटे टुकड़े रह जाएंगे। हाँ। वो जब आंखों में जाएगा तो वो जो है कि चुभेगा। ठीक है, इसलिए मैं इस तरह की रेमेडी, इसलिए मैंने गुलाब जल ही केवल रिकमेंड किया, क्योंकि हमारे पास जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम किसी भी तरह, जैसे त्रिफला ही बताते हैं, तो त्रिफला को हम कितना भी फिल्टर कर लेंगे छन्नी से, कपड़े से, उसके अंदर में बारीक जो है कि वो रह जाएंगे पार्टिकल पाउडर और एक उसका। त्रिफला पाउडर में कपूर मिला के भी बोलते हैं कर सकते हैं माँ आंखें साफ। देखिए वो जो है कि डॉक्टर का विषय है, वो जो है कि आयुर्वेदिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का जो है विषय है, वो उसको जो है कि हैंडल कर सकता है। जैसे लेकिन आयुर्वेदिक दैनिक मैंने खरीदा था एक बार त्रिफला, उसमें कपूर मिला हुआ पाउडर है, और उसको भिगो के रात को और सुबह कपड़े से छान के उसमें आंखें धोने का विधि बताया था उन्होंने। नहीं, तो वो नॉर्मली जो है कि बीमारी होने की अवस्था में, एक्चुअल में मैंने शुरुआत में ही कोरोना के उसमें ही मैंने इंट्रोडक्शन में ही ये बात मैंने रिक्वेस्ट की थी कि यदि हमें कोई समस्या है तो उसका निदान जो है कि हमें चिकित्सक के थ्रू ही करना है। आयुर्वेद ने भी हमें अपने मन से या किसी इस तरह के बताई गई जो है कि टीवी पर बताई गई बात, जैसे बाबा रामदेव बताते हैं, बहुत प्रचार करते हैं, उस तरह से हमें कभी भी किसी चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें उसके लिए प्रॉपर चैनल में ही जो है कि अपने आप को डालना चाहिए। हमने उसके लिए पढ़ाई किया है, हम आपको बताएंगे, हमने उसी की पढ़ाई किया, हम आपको बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं भी जाएंगे, आपके आसपास में आयुर्वेदिक फिजिशियन होगा, आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको फीस देके उससे पूछिए, सारी बातें आपको बताएगा जी ठीक है, एक थैंक यू, बात आप ये आगे बढ़िए, चलिए ठीक है। ये गुलाब जल कौन से ब्रांड का लेना चाहिए? गुलाब जल कौन सा ले, किस ब्रांड गुलाब का? जल आपके पास जो भी अवेलेबल है, क्योंकि गुलाब जल बनाने का एक ही प्रोसेस है, डिस्टिलेशन से बनता है और प्योरेस्ट होता है। उसमें किसी भी प्रकार से जो है कि सिंपल वाटर या सिंपल जो है कि वो प्रयोग नहीं हो सकता है, वो डिस्टिलेशन प्रोसेस से ही बनता है। इसलिए उसमें जो है कि किसी भी कंपनी का लोकल भी ले सकते हैं। अच्छा, और उसको कैसे डालना है? ड्रॉपर से डालना आपको है ड्रॉपर आँख से में? उसको आंख में 2-2 बूंद डालना है। जब भी बाहर से आप आते हो काम करके शाम को, मार्केट अच्छा। करके, बाजार से जब भी बाहर से आते हैं, आपको डाल लेना है 2-2 बूंद, आंख को क्लीन कर लेना है, धो लेना है उसके बाद। अच्छा, और एक पता करना था, जो नोज में ड्रॉप्स डालना है ऑयल, वो भी क्या ड्रॉपर से डालना है? 2 ड्रॉप आप जो नोज। ड्रॉपर का इस्तेमाल, हमने तो एक तरीका बताया था कि उंगली से ऐसे नापते हैं कि जो बिंदु है या जो बूंद है वो कितनी बड़ी होती है। तो आप ठीक है। ड्रॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कॉटन का एक बड ले लीजिए, उसमें तेल में डुबा दीजिए, उससे ड्रॉप बन जाएगी आपकी। आपको 2-2 ड्रॉप जो है कि तेल डालना है, 2 से 3 भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जी, थैंक यू। जो अगला जो है कि जो बिंदु है वो है धूम्रपान। डॉक्टर साहब, आप कानों में जो इचिंग होती है उसके लिए क्या बताते हैं आप? अच्छा, अभी और सवाल अभी नहीं पूछेंगे, लेट्स अभी- कंटिन्यू विद हिज टॉक, वी विल आस्क क्वेश्चंस, मोर क्वेश्चंस इन द एंड, अनलेस इट इज टू डू विद एग्जैक्टली दिस सब्जेक्ट, ठीक है? ओके ओके। जो चलिए आगे नेक्स्ट बोलिए। बिंदु है वो धूम्रपान है। आयुर्वेद धूम्रपान की प्रशंसा करता है और कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन धूम्रपान कम से कम अधिक से अधिक 2 बार करना चाहिए। वाह ये मैं नहीं बोल रहा हूं, हमारे ऋषि ऐसा कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक 2 बार, कम से कम नहीं, अधिक से अधिक 2 बार धूम्रपान करना चाहिए। और ये धूम्रपान कैसा होना चाहिए, इसका नाम उन लोगों ने दिया प्रायोगिक धूम्रपान। इसमें उन्होंने लगभग 32-33 जड़ी बूटियों का नाम सजेस्ट किया है, और उन जड़ी बूटियों का हमें जो है कि अपना वो मटेरियल बनाना चाहिए, और हम जैसे भी धूम्रपान कर सकते हैं उसको धूम्रपान करना चाहिए नियमित रूप से, प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक 2 बार। और आप ये कहाँ मिलेगा आपके वाला, ये वाला ये वाला आपको, आप यदि कहेंगे तो हम जड़ी आपको बूटी जड़ी वाला। बूटियों का नाम लिख के भेज देंगे, आप उनको जो है बना सकते हैं। अच्छा, वो बेस्ट है। मुझे बचपन में याद है, आई रिमेम्बर माय डैड, आम के पत्ते में उनकी कुछ प्रॉब्लम हुई थी तो डॉक्टर ने रेकमेंड किया था, तो आम के पत्ते में घर में मेरी बीड़ियां बनी थी, देयर वाज नो टोबैको इन देम। आम के पत्ते की कुछ उसके अंदर क्या डाला था याद नहीं, बट आई रिमेम्बर सीइंग माय इस डैड। धूम्रपान में इंटरेस्टिंग क्या है, इस धूम्रपान में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। आप में से किसी को भी यदि कभी भी स्ट्रॉन्ग हेडेक होता है, ठीक है, तेज सिर दर्द होता है, तो तेज सिर दर्द की अवस्था में आपको आधा चम्मच हल्दी लेना है, 3-4 बूंद उसमें गाय का घी मिलाना है, और उसको बढ़िया से मिक्स कर लेना है, और उसको चम्मच में आगे बिल्कुल ऐसे लगा करके उसको जो है कि गैस से उसको जला लेना है, और कागज की एक फनेल बना करके, कागज की ऐसे एक फनेल बना लेनी है, इस पर टेप से चिपका देना है। इस फनेल के नीचे जब उसमें धुआं उठने लगे
तो फनल के नीचे में चम्मच लगाना है, यहाँ से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा और उसको ऐसे नाक में लगा करके ऐसे खींचना है। ये आपको विद इन 10 सेकेंड आपके हेडेक में रिलीफ दे देगा। 10 सेकेंड के अंदर में आपको बिल्कुल बिल्कुल आराम हो जाएगा। घी डालना है या तेल डालनी है? घी गाय का घी एंड हल्दी, घी एंड हल्दी ना। तो धूम्रपान के कंसेप्ट में जितना हमने आपको अभी बताया, उसके लिए क्या कहते हैं कि नश्य कर्म का हमने जितना लाभ बताया उतना ही लाभ जो है कि हमारे धूम्रपान के उसमें भी होता है। इसमें 30-32 जड़ी बूटियों का वर्णन है। इसको प्रायोगिक धूम्रपान का नाम दिया गया है। यह सभी लोगों के लिए 13 वर्ष की उम्र से अधिक सभी लोगों के लिए प्रशस्त बताया गया है और अधिक से अधिक 2 बार हमें करना चाहिए। धूम्रपान का जो अगला जो चिकित्सीय पहलू है वो वैद्य के अंतर्गत होता है, उसके संबंध में हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। अगला जो दिनचर्या होता है कि हमें वीकली या सप्ताह में 2 बार कवल करना चाहिए। कवल बोले तो कुल्ला करना, मुंह में कोई चीज थोड़ी मात्रा में रख के, हमने या तो त्रिफला रख लिया या हमने अदरक का पेस्ट रख लिया या हमने कोई घर में जो ऐसी तीखी सी चीज है, स्पाइसी चीज है, हमने मुंह में 10 मिनट के लिए रखा, मुंह में अपने जीभ से चारों तरफ फिराया और फिर हमने पानी से मुंह साफ कर लिया। इसको कवल कहते हैं। इससे वर्तमान समय में दांतों की भयंकर समस्या है लोगों को, बहुत केयर करने के बाद भी दांत खराब हो रहे हैं। तो दांतों में हमारे जो है कि छुपे होते हैं जो भी जर्म्स जो हमारे टूथपेस्ट से नहीं मर पाते हैं, यदि हम कवल का अभ्यास करते हैं सप्ताह में 2 दिन कम से कम, तो हमें मुख से संबंधित कोई समस्या नहीं होनी, मुख से संबंधित कोई समस्या नहीं होनी, टेस्ट से संबंधित कोई समस्या नहीं होनी। कवल क्या क्या चीज डॉक्टर, वो का? जो ऑयल पुलिंग कहते हैं, जो तेल मुंह में रख के करते हैं, वो भी कवर में ही आता है? नहीं, वो गंडूश कहते हैं उसको। उसमें पूरा ऐसा इतना हम मात्रा लेते हैं कि हमारा मुंह पूरा फूल जाता, मतलब फूल हो जाता है। जब हमारा जी, वो कितनी बार करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? वो तो उन लोगों को करना चाहिए जिनको मतलब कि हमेशा बिल्कुल यंग देखना है। अच्छा, वो ऑयल पुलिंग जो करते हैं स्विच करके ऑयल, वो तो थूक देना चाहिए ना, कई लोग अंदर ले लेते हैं, वो ठीक है? नहीं, यदि इडेबल ऑयल है, आपको कोई परेशानी नहीं है तो आप ले सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा वर्णन है कि हमें उसको अंदर नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे मुंह से उसमें ढेर सारे दोष आते हैं। हमारे मुंह में जो टॉक्सिन्स होते हैं उसमें उस टॉक्सिन्स बाहर रिलीज होते हैं, तो उन टॉक्सिन्स को हम अंदर न ले जाएं, बाहर थूक दें तो ज्यादा अच्छा है। उसके लिए कवल में कौन सा लेना चाहिए? फिर से बताएं, कवल फिर से बताएं। कवल का अर्थ होता है कि हम कोई भी पदार्थ, तीखा पदार्थ जिससे कि खूब ढेर सारा सलाइवा निकले, जैसे काली मिर्च का पाउडर रख सकते हैं, अदरक रख सकते हैं, या त्रिफला का पाउडर रख सकते हैं यदि त्रिफला घर में है तो। चूना भी रखते हैं ना लोग, चूना जो पान पे लगता है, हाँ, उसको भी, उसकी भी लाल निकालते हैं, उसको भी यूज करके ना। नहीं, चूने का ऐसा जो है रिकमेंडेशन नहीं है। चूना कवल के लिए सारा कत्थे का एक्चुअल में वर्तमान समय में तो कत्था जो है कि इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। कत्थे का इस्तेमाल तो लिखा है आयुर्वेद में, लेकिन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो कवल में हमें अपने मुंह में इतनी मात्रा में रखना है कि हम आराम से उसको पूरे मुंह में जीभ की सहायता से फिरा सकें। पूरे मुंह में हमें उसे संचरित करना है और हमें 5 मिनट से 10 मिनट तक धारण करना है मुंह में। उसके बाद हमें उसे थूक देना चाहिए, उसको हमें खाना नहीं चाहिए। वही उसी तरह जैसे हमने ऑयल वाली बात कही, तो ऑयल हमें मुंह में रख करके बाहर थूक देना चाहिए, कभी भी अंदर नहीं लेना चाहिए। और ये हफ्ते में 1 बार करना चाहिए? सप्ताह में 1 दिन। कवल यदि हमें करना है तो सप्ताह में 2 दिन करें, और गंडूश करना है तो गंडूश हमें सप्ताह में 1 दिन करना चाहिए। ओके, तो 2 दिन वो हो गया और 1 दिन गंडूश हो गया। तो आप अल्टरनेट डे पे करेंगे तो आपका जो है कि सप्ताह में 1 बार जो है कि गंडूश होएगा और 2 दिन कवल होएगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू। इससे जो अगला बिंदु जो है कि जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, वो है पादाभ्यंग। पादाभ्यंग का अर्थ होता है पैर के तलवों का मसाज। पैर के तलवों का मसाज। पैर के तलवों का मसाज हमें कब करना चाहिए?
शाम को जब हम सोने के लिए अपना बिस्तर लगाते हैं, उस समय हमें पैर के तलवों का मसाज करना चाहिए। उसका टाइमिंग दिया गया है, एक्सप्लेन किया गया है कि कब करना चाहिए। हमें हाथ पैर धो करके बढ़िया से सुखा करके 2-4 बूंद तेल लेकर के हाथ में रगड़ के गर्म कर लीजिए और पैर के तलवों को बिल्कुल ऐसे धीरे धीरे इतना हम उसको मालिश करें कि वो धीरे धीरे गर्म हो जाए। उसके बाद हम सोएं। ऐसा करने से हमें बहुत अच्छी नींद आती है। ऐसा करने से इंसोम्निया एक कॉमन सा जो है कि डिसऑर्डर होता जा रहा है महामारी के लिए, कोरोना से ज्यादा जो है कि भयंकर रूप से इंसोम्निया फैला हुआ है विश्व में। बहुत इजीली हम अपने जो है कि स्लीप को मेंटेन कर सकते हैं। यदि किसी को हमारे जो है कि जितने भी श्रोता बंधु हैं, जितने भी लोग हैं, अगर से इसमें किसी को भी ऐसी समस्या हो तो इसका अभ्यास करके देखें, 1 महीने के अंदर में साउंड स्लीप होने लगे। कौन सा तेल लें? नींद आने लगे। डॉक्टर साहब कौन सा तेल यूज करें? कोई सा भी तेल लीजिए जो घर में अपने, लेकिन जैसे जो बाजार में मिलने वाला जो बड़ा लाइट ऑयल होता है, बॉडी ऑयल जो बेचते हैं लोग, वो हम नहीं रिकमेंड करते हैं। हम जो भी हमारा जो रिकमेंडेशन अनुरोध है कि हमें एडिबल ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। तो सरसों का तेल बेस्ट है? सरसों का तेल बेस्ट है, तिल का तेल बेस्ट है, नारियल का तेल बेस्ट है। नारियल का तेल सर्दियों में ठीक रहेगा? नारियल का तेल सर्दियों के लिए तो ठीक नहीं रहेगा। नारियल का तेल, नारियल का तेल सर्दियों में मत इस्तेमाल करिए, गर्मियों में इस्तेमाल करिए। ठीक है जी। वो अपने हिसाब से एडजस्ट करिए उसको, जो है कि अपने हिसाब से सिद्धांत को समझिए कि ऑयल हमें हमारे लिए जो सूटेबल है हमें वो इस्तेमाल करना। और गंडूश के लिए गोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल ठीक है? कोकोनट ऑयल ठीक है, घी भी अच्छा है। ओके जी, थैंक यू। घी यदि उपलब्ध है तो घी अच्छा है, कोकोनट ऑयल अच्छा है, तिल का तेल अच्छा है। कोई सा भी ऑयल जो आपको जो है कि रुचिकर लगे उसको जो है कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब गंडूश क्या है? गंडूश समझा दीजिए। गंडूश हम अपने मुंह को इतना मात्रा में भर ले, कोई भी पदार्थ अपने मुंह में इतना मात्रा में भर ले कि हम उसको हिला ना सके, बिल्कुल हमारा मुंह इस तरह से बिल्कुल पैक हो जाए, इसको गंडूश कहते हैं। मतलब कि उसमें जगह न बचे, हम उसमें जीभ न फिरा सके। जैसे हमने कवल में बताया कि हम इतनी मात्रा लेते हैं, थोड़ी मात्रा लेते हैं कि आराम से पूरे मुंह में उसको फिरा सके, घुमा सके। लेकिन गंडूश का क्या अर्थ है कि गंडूश में हम हमारा जो क्या कहते हैं कि मटेरियल होता है इतना होता है कि पूरा मुंह एकदम भर जाएगा। तो किस चीज से करना? तेल से कर सकते हैं, दूध से कर सकते हैं, कोई भी पानी से कर सकते हैं, किसी भी चीज से आपको भरना है। कितने देर के लिए? 5 से 10 मिनट। और फिर फेंक देना है? हाँ, फिर उसको बाहर फेंक देना है। तो पादाभ्यंग हमने बताया, पादाभ्यंग का हमने लाभ बताया। पादाभ्यंग का अभ्यास नियमित रूप से करें। मैं अपने मिस्र के टूर में 2018 में मैं मिस्र गया था, वहां पर मैंने लोगों को ये जो है दिनचर्या जो है कि बताई थी और लोगों को इतना लाभ मिला उससे, इतने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, वहां से इतने लोग जुड़े हुए हैं कि हम आपसे क्या बताएं। बहुत इफेक्टिव दिनचर्या है ये, बहुत इफेक्टिव। अगला बिंदु है नाभि में तेल हमें नियमित रूप से लगाना चाहिए। नाभि में तेल लगाने का जो लॉजिक है उसको ध्यान पूर्वक सुने और समझें। जब हमारा शरीर गर्भ में होता है और तीसरे महीने में पंचपिंडिका का निर्माण होता है, अर्थात हमारे हाथ पैर, आयुर्वेद के अनुसार पंचपिंडिका का निर्माण होता था। हमारे हाथ पैर सिर और पूंछ बाहर निकलती है। तो हमारे पूंछ उतनी प्रोमिनेंट नहीं होती, लेकिन ये 5 चीजें जो है प्रोमिनेंट होती है। वो एक कछुए की भांति दिखता है। वो जो गर्भ का जो आकार होता है वो कछुए की तरह लगता है। ये आयुर्वेदिक तो जिस समय हमारा शरीर कछुए के आकार में होता है उस समय एक नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट होता है जिसको कूर्म नाड़ी कहते हैं। वर्तमान समय में वो वेस्टिजियल रूप में जो है कि हमारे शरीर में उपलब्ध होती है, उपस्थित होती है और हमारे शरीर के एक एक एक्टिविटी, एक एक एक्शन को गवर्न करती है टिल डेथ। सिंस बर्थ टिल डेथ वो गवर्न करती है, उसके कंट्रोल में सब कुछ होता है उस कूर्म नाड़ी के संपर्क में। तो जब हम कूर्म नाड़ी को पोषण देते हैं, जैसे हमने नाक में तिल डाल करके हमने पूरे ब्रेन का वर्किंग जो है कि करंट में वर्किंग जो है कि नर्वस सिस्टम का पोषण किया और उसको हमने जो है कि प्रमोट किया,
उसको जो है कि नरिशमेंट दिया, उसी तरह से हमें नाभि में भी तेल डालना है ताकि जो प्रिमिटिव और वेस्टिजियल जो है कि जो नर्वस सिस्टम है वो उसको जो है कि हम पोषण दे सकें और वो बेटर कोऑर्डिनेशन हमारे जो है कि वर्तमान नर्वस सिस्टम से स्थापित हो रख सके, जिससे कि हम जो है कि अपने किसी भी प्रकार के शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि को हम रोकने में सफल रहे। किसी भी प्रकार की व्याधि, लोकोमोटरी संबंधित, मसल संबंधित, एक्शन संबंधित, इस तरह की कोई भी परेशानी हमारे पास नहीं आनी है यदि हम नाभि में नियमित रूप से तेल डालते हैं। हमारे यहाँ एक जो है कि कुर्म नाड़ी के मैनिपुलेटर हैं, गुरु जी हैं, उन्होंने जो है कि बिहार के रहने वाले हैं, एक से एक बड़ी से बड़ी समस्या वो नाभि, वो कुर्म नाड़ी को जो है कि वो सेट करते हैं। वो कहते हैं जैसे चारपाई, नाड़े वाली चारपाई होती है, ऐसे जाल जैसा होता है, उसी तरह से वो कुर्म नाड़ी होती है। तो उसको बिल्कुल जो है कि हमेशा स्प्रेड रहना चाहिए। यदि वो सिकुड़ने लगेगी, कहीं गांठ बनने लगेगी, कहीं जो है सिकुड़न होने लगेगी, तो हमारे शरीर का वो भाग, उनके अनुसार, हमारे गुरुजी के अनुसार, वो भाग हमारा प्रभावित हो जाता है। तो उसको वो फैलाते हैं और हमने एक से एक जो है कि असाध्य लोगों को, लंगड़े लूले लोगों को सीधा होते हुए देखा है। पिछले 3 सालों से उनका हमारा संपर्क है। 3 सालों में हमने अब तक उनके पास कम से कम 20 लोगों को भेजा होगा। जिनको हम हैंडल नहीं कर सकते हैं उनको उनके पास भेजते हैं। सबसे मतलब कि सबसे नीचे स्तर में उनके पास आदमी, सबसे लास्ट लेवल में उनके पास पहुंचता है, जहां पे मतलब बिल्कुल होप खत्म हो जाती है, और वहां पर भी आदमी उनके साथ में फिर चलने फिरने लगता है, पैरालाइज हो गया है। ये कुर्म नाड़ी, उनका कहना है कि सब कुछ जो है कि बैलेंस इसी जो है कि पेट में ही है। ये नाड़ी जब बिल्कुल अलग हो जाती है तो सारा कोऑर्डिनेशन जो है कि स्टैब्लिश हो जाता है, बॉडी का हर तरह का कोऑर्डिनेशन। ये खाली लोकोमोशन का ही नहीं, सारा कोऑर्डिनेशन जो है कि हमारा कुर्म नाड़ी करता है। इसका प्रमाण यदि आपको चाहिए तो शिव संहिता और गोरख संहिता में कुर्म नाड़ी के संबंध में विस्तार से वर्णन किया गया है। जी कुछ पूछना था? ये नाभि में तेल सुबह लगाना है, रात को सोते समय? रात्रि को सोते समय, जैसे पादाभ्यंग और नाभि में तेल, ये रात्रि का जो है कि आपने उसमें, और रात्रि नोज के में भी उसमें रात को लगा सकते हैं क्या? नोज नाक में? नाक में लगा सकते हैं। वैसे तो सामान्य रूप से जो है कि एक बार का लिखा है, यदि एक बार से ज्यादा जो है कि आप डालना है सुबह में, यदि नहाने के बाद डालते हैं तो उसका बेस्ट इफेक्ट होता है। क्योंकि मैं रात में घी लगा के सो रही हूँ आजकल अपनी नाक में ये आपके पास फ्रीडम होती है, लेकिन ये एक चीज का कंपल्सन होता है, या एक चीज का हमारा अनुरोध है, हमारा व्यक्तिगत अनुरोध है कि आपको इसको फॉलो करना चाहिए। वर्तमान समय में देखिए कोविड के फैलने के साथ में कितना जो है कि तेजी से इस बात को जो है कि प्रचारित किया गया कि लोग अपने नाक में तेल डालें। और यदि हमारे जो है कि फेसबुक प्रोफाइल में आप उसको टेस्ट चेक करेंगे तो जब कोरोना आया था उसके 15 से 20 दिन में हमने आर्टिकल पब्लिश किया था, जिसमें पूरा का पूरा चर्या मैंने मेंशन किया हुआ है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें क्या क्या करना चाहिए। हमने पूरी चर्या, क्योंकि हमारा शास्त्र हमें गलत निर्देश नहीं देता है। डॉक्टर साहब अपना फेसबुक पेज नियम से जो है कि आप ना उसका लिंक मुझे भेज दीजिएगा, मैं सबके साथ शेयर कर दूंगी। हाँ वो बहुत जरूरी है। ठीक। इसके बाद जो है कि आता है शिरो अभ्यंग और अभ्यंग। इसके बाद आता है शिरो अभ्यंग और अभ्यंग। हमें अपने शरीर में, पूरे शरीर में कोई भी वेजिटेबल ऑयल जो हमें पसंद हो, पूरे शरीर में प्रतिदिन लगाना चाहिए, रगड़ना चाहिए। जैसा हमने बताया पहले कि त्वचा में वायु का स्थान होता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। शब्द आकाश महाभूत, स्पर्श वायु महाभूत। तो स्पर्श वायु महाभूत के पोषण के लिए और जो वात नाड़ियां हैं उनके पोषण के लिए, उनके केयर के लिए हमें प्रतिदिन पूरे शरीर में तेल का अभ्यंग करना चाहिए, मालिश करनी चाहिए। उसी तरह से सिर में अभ्यंग करना चाहिए हमें। जैसे कि हमारा जो एक प्रचार आता है डाबर आंवला केश तेल, या बहुत सारे तेलों का प्रचार आता है, तो वो बालों में दिखाते हैं लगाने के लिए कि बाल जो है कि बड़े रेशमी हो गए। लेकिन जो हमारा जो आयुर्वेद कहता है कि हमें स्कैल्प में तेल लगाना है, इसमें लगा करके इसको 15 मिनट 10 मिनट हमें बिल्कुल उंगलियों के कोर से ऐसे रगड़ना है, अच्छे से रगड़ना है। ठीक है, 10 से 15 मिनट कोई भी जो हमें पसंद हो तेल, वो तेल को हमें लगाना चाहिए।
अब जैसे कि लोग कहते हैं कि तेल चिपचिपा होता है, तेल चिपचिपा होता है, बाजार में मिलने वाला तेल चिपचिपा नहीं होता है। बाजार में मिलने वाला तेल चिपचिपा क्यों नहीं होता है? इसलिए कि उसमें लाइट लिक्विड पैराफिन मिलाते हैं, जो पेट्रोलियम का जो है कि बाय प्रोडक्ट है। इस वजह से वो थीन हो जाता है और चिपचिपाहट उसकी खत्म हो जाती है। तिल का तेल मिलेगा 140-150 रुपए लीटर या 300 रुपए 200 रुपए लीटर मिलेगा, और वो मिल जाएगा 60 रुपए लीटर। तो बहुत मैक्सिमम जैसे केओकार्पिन है या इस तरह के जितने भी हेयर ऑयल मार्केट में आते हैं, मेजोरिटी ऑफ देम आर हैविंग एडिशन ऑफ लाइट लिक्विड पैराफिन। तो हमें बाजार का तेल अपने स्कैल्प में नहीं लगाना। अपने बालों में लगा लीजिए, बालों में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें स्कैल्प में जब भी लगाना है हमें एडिबल ऑयल या वेजिटेबल ऑयल ही लगाना है। और हमें नियम से सिरोअभ्यंग करना चाहिए, एक अपना रूटीन बनाना चाहिए कि हमें इतना समय, जैसे हमने शुरुआत में ही कहा, धर्मार्थ मोक्षाणाम आरोग्यम मूलोत्तमम्। अपने शरीर को निरोगी बनाने के लिए हमें 1 घंटा अपने साथ में अपने जो है कि ये गाइडलाइन को, एक प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए लगाना चाहिए। बाबा रामदेव की प्रेरणा से तो लोग योग करने लगे, लेकिन योग नहीं कर रहे हैं, योगा करने लगे। तो वो लोगों को इफेक्टिव नहीं है, लोगों को उतना लाभ नहीं कर रहा है। लेकिन यदि हम जो है कि इसके लिए हम एक पूरा अपना सब चीज का मिला करके 1 घंटे का जो है कि टाइम हम अपने लिए निकालते हैं, तो हम अपने स्वास्थ्य को बहुत ही बेहतर स्थिति में रख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से अपने स्वास्थ्य का प्रिवेंशन कर सकते हैं। जो पीछे हमारा टॉपिक छूटा हुआ था भोजन का, तो भोजन में हमने 2-3 बातें जो है कि हमने बता दी थी ऑलरेडी। भोजन में जो बात हमने बताई थी कि हमें सुबह का जो खाना लेना है वो बेस्ट मील लेना है, दोपहर में हमें हल्का भोजन लेना है, उससे छोटा मील लेना है, और रात्रि में अति लघु भोजन लेना है, अर्थात बहुत ही थोड़ा जो है कि छोटी डाइट लेनी है। और जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि हमें रात्रि का भोजन एज अर्ली एज पॉसिबल लेना है। सूर्यास्त होते ही खा लेना है, गोधूली बेला में नहीं खाना है, लेकिन या तो गोधूली बेला के पहले खा लेना है या थोड़ी देर बाद में खा लेना है। हमें रात्रि के 9 बजे या 10 बजे का जो है कि टाइम शेड्यूल नहीं सेट करना है, क्योंकि हमारा जब स्वास्थ्य उत्तम होगा तभी हम किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भागा दौड़ी कर सकते हैं। उसके लिए हमें इस बात पे जो है कि धीरे धीरे लौटना होगा। वर्तमान समय में हमारी एवरेज लाइफ 50 साल 51 साल हो गई है इंडिया में। अभी पहले 42-43 थी, अभी थोड़ा इंप्रूव हुआ है, लेकिन अभी भी हम प्रार्थना करते हैं जीवे में श्रद्धा सदम दृढ़याम श्रृणुयाम श्रद्धा सर्वम श्रद्धा समर्था, अर्थात हमारी ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां 100 साल तक बिल्कुल उत्तम हो। ये एक मिनिमम जो है कि कल्पना है, हमारे लाइफ स्पैन की मिनिमम कल्पना है। जब हम अपोजिट चर्या करेंगे तो हम 50 साल तो जिएंगे ही जिएंगे। यदि हमें सुबह में खाना अच्छा खाना है, रात्रि को हमें अपने पूरे सिस्टम को विश्राम देना है, और रात्रि में हम सबसे अच्छा खाना बनाते हैं। रात्रि में हमारी सारी पार्टियां रात्रि में होती है। सबसे अच्छा खाना जो है कि हम कहीं आउटिंग के लिए भी जाते हैं तो डिनर के लिए जाते हैं। लंच हम घर में पका लेते हैं, लेकिन डिनर के लिए हम बाहर जाते हैं। तो जो हमारा खाने का जो ये जो हैबिट है, जो हम लोगों ने अपना रखा है, जो हम लोगों ने इसको जो है कि अडॉप्ट कर रखा है, हमें इसे चेंज करना चाहिए, हमें इसे चेंज करना चाहिए, हमें इसे बदलना चाहिए, और हमें इस नई जो है कि सिस्टम को अपनाना चाहिए। जैसे कि जैन धर्म में जो है कि लोग सूर्यास्त के पहले ही खा लेते हैं, जो कट्टर फॉलोअर हैं वो सूर्यास्त के पहले ही खा लेते हैं। तो हमारे यहाँ हम जब छोटे थे, हमारे बाबा जब जीवित थे तो वो भी सूर्यास्त के पहले ही खाते थे। वो जैन धर्म को मानने वाले नहीं थे, लेकिन वो भी सूर्यास्त के पहले ही खाते थे। और शाम को 7 बजे तक सब लोग बिस्तर में चले जाते थे, भोर में 4 बजे उठ करके अपने काम में लग जाते थे। एक चर्या थी उनकी। उनको हमने 90 साल जो है कि ऐसे जीवित, ऐसे 90 साल उनकी सामान्य अवस्था थी। कभी कोई केयर नहीं, कोई जो है कि मेडिकल फैसिलिटी नहीं, कोई जो है कि हेल्थ चेकअप नहीं, किसी भी प्रकार की परेशानी के बगैर जो है कि वो 90 साल तक जीवित रहे। तो वो जो एक चर्या होती है जिसका जो है कि हमारे जीवन के लिए आवश्यकता है, हम अनुरोध करते हैं, सभी लोगों को सजेशन देते हैं कि इस चर्या का पालन करें। भोजन कैसे और कितनी मात्रा में किया जाए, भोजन कैसे किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। आयुर्वेद हमें निर्देशित करता है कि हमारे दांत में बहुत सिंपल सा लॉजिक दिया हुआ है कि हमारे दांत में 32 दांत होते हैं,
इसलिए हमें एक निवाले को 32 बार चबाना चाहिए। हमें एक निवाले को 32 बार चबाना चाहिए। तो जब हम इतनी बार चबाएंगे किसी जो है कि निवाले को, तो जाहिर सी बात है कि हम बहुत जल्दी जो है कि सेटिस्फाई हो जाएंगे खाना खाकर। हम एक्सेस में, कभी बहुत टेस्टी खाना है तो एक्सेस में नहीं खाएंगे। यदि हम आधा अधूरा चबाएंगे तो ढेर सारा भरा जाएगा पेट में। लेकिन यदि हम खूब चबा करके खाते हैं तो हम आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट में सेटिस्फाई हो जाएंगे खा करके, और हमारा मील लिमिटेड होगा, हमारा भोजन लिमिटेड होगा। हमें कैसे जो है कि इस बात का निर्धारण करें, हम कैसे इस बात का निर्धारण करें कि हमारा पेट अब भर गया है या हमें इतना खाना खाना चाहिए? उसके लिए बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिया गया है आयुर्वेद में कि हमें अपने पेट को 4 भाग में बांट लेना चाहिए। आधे भाग में भोजन, चौथाई भाग में हवा और चौथाई भाग में पानी। इतना हमें उसमें स्पेस बना के चलना चाहिए। अपने स्टमक के आकार को इस तरह से इमेजिन करना चाहिए। और मेरा जो अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि जब हमें एक रोटी और खाने की भूख रह जाए, एक फुल्का और खाने की हमें भूख महसूस हो रही होगी, अभी एक फुल्का और खा सकते हैं, उस समय हमें ईटिंग स्टॉप कर देनी चाहिए। भोजन करने के साथ 200 ml, 200 मिलीलीटर या एक छोटा गिलास गर्म पानी जरूर पीना चाहिए। क्योंकि जब हम एक और जो है रेफरेंशियल और तथ्यात्मक बात आपको बताना चाहेंगे कि आयुर्वेद में भोजन परिपाक काल बताया गया है कि यदि हम कोई एक मील लेते हैं, एक भोजन करते हैं, एक बार का खाना खाते हैं, तो उसको पचने में यदि 6 घंटे का समय लगता है, इमेजिन करें कि 6 घंटे का समय लग रहा है एक मील को पचने में, तो हम उसको 3 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला 2 घंटा, बीच का 2 घंटा और लास्ट का 2 घंटा। जो पहला 2 घंटा होता है उसमें कफ का प्रकोप होता है, क्योंकि भोजन जो है कफ के प्रदेश में होता है, कफ के एरिया में होता है। 2 घंटे बाद जब स्टमक से भोजन आगे बढ़ना सो पित्त के एरिया में होता है, तो पित्त का प्रकोप होता है। और जैसे ही वो इंटेस्टाइन क्रॉस करके जो है कि बड़ी आंत में पहुंचता है, कोलोन में पहुंचता है, तो वो वायु के एरिया में पहुंच जाता है, वायु के स्थान में पहुंच जाता है, तो उसमें वायु का प्रकोप होता है। भोजन करने के तुरंत बाद हमारे शरीर में कफ का प्रकोप होता है। भोजन करने के 5 मिनट के बाद आलस्य भी लगता है। ये सभी लोगों का सामान्य अनुभव होगा, भोजन करने के बाद आलस्य का लगना। तो भोजन करने के बाद आलस्य लगता है इसी कारण, क्योंकि भोजन के तुरंत बाद अगले 2 घंटे तक कफ का प्रकोप रहता है शरीर में। यदि हम, और कफ का एंटी कौन है? कफ का एंटी कौन है? फायर, अग्नि। ठीक है, जब हम गर्म जल लेते हैं तो जो जल की जो अग्नि है वो हमारे कफ को बैलेंस करती है वहां पर। तो हम इसको जो है कि 1 महीने के अंदर में फील करना प्रारंभ कर देंगे कि यदि हमें खाना खाने के बाद आलस्य लगता है और हमने अपने दिनचर्या में गर्म पानी का समावेश कर लिया, हम भोजन करने के साथ 1 गिलास, छोटा गिलास गर्म पानी बीच बीच में पीने लगे, तो आप इस चीज को फील कर सकते हैं अगले 1 महीने के अंदर कि जो आलस्य होता था वो आलस्य गायब हो जाएगा। आयुर्वेद में हमारे यहाँ जो है कि फोक सिस्टम में, हमारे गांव में, ग्रामीण अंचल में एक कहावत कही जाती है, खाए के सूते मुते बाऊ काहे बैद बसावे गांव। इसका अर्थ होता है कि जैसे कि पहले जो है कि हमारे यहाँ टॉयलेट नहीं हुआ करता था, जब हम छोटे थे तो हमारे घर में टॉयलेट नहीं, हम लोग बाहर जाते थे, तो और बाथरूम करने के लिए भी बाहर जाना, दूर जाना पड़ता था। तो ये कहावत कही जाती थी कि खाए के सूते मुते बाऊ, खा करके सोने के पहले हमें बाथरूम जाना है। खा करके सोने के पहले आपको बाथरूम जाना है, तो बाथरूम जाने के लिए 100 कदम जाना है, 200 कदम दूर जाना है घर से। तो हमारी एक वॉकिंग हो गई। और सूते बाऊ अर्थात बाएं करवट हमें सोना चाहिए, खाना खाने के बाद हमें बाएं करवट सोना चाहिए। तो बाएं करवट सोने का लॉजिक भी आप लोगों को समझ आता होगा। सिंपल सा लॉजिक है कि हम स्टमक की तरफ रेस्ट करते हैं ताकि स्टमक का जो भोजन का प्रेशर है वो आगे बढ़ने के लिए ना लगे ड्यूडेनम के ऊपर। तो खा करके टहलना, यहाँ पर जो भाव है हमारा कहने का, जो हम कहना चाहते हैं कि खाना खाने के बाद कम से कम 100 कदम 200 कदम टहलना चाहिए। और यदि हम जो है कि योगासन आदि का अभ्यास करते हैं तो खाना खाने के बाद पहले टहलें, फिर वज्रासन में बैठें 3 से 5 मिनट।
हमें पाचन संबंधी कोई समस्या कभी भी नहीं होगी। यदि हम ऐसा अभ्यास करना प्रारंभ करें तो हमें पाचन संबंधी कभी भी कोई समस्या नहीं होगी, गैस की समस्या नहीं होगी, एसिडिटी की समस्या नहीं होगी। भोजन के इस क्रम को फॉलो करने पर, भोजन के इस क्रम का जो है कि अनुपालन करने पर हमें बहुत सारी समस्याओं से निजात मिल जाता है। प्रिवेंटिव मेजर है ये, यही प्रिवेंटिव मेजर है। प्रिवेंटिव मेजर में हम इस तरह की कोई भी चीज सजेस्ट नहीं करते हैं कि हम ये आपको जड़ी बूटी एडवाइस कर रहे हैं, इसको आप लीजिए प्रिवेंटिव मेजर के लिए। प्रिवेंटिव मेजर में प्रिवेंशन के लिए हम ऐसी लाइफ स्टाइल को जो है कि अपनाएं जिससे कि ये चीजें हमारे पास में ना, इन चीजों का समावेश ना हो। डॉक्टर वाह, ऐसा कुछ है कि अगर किसी को सिवियर एसिडिटी हो रही है, जैसे एलोपैथिक में जेलुसिल या डाइजीन वगैरह ले लेते हैं, वैसा कुछ है? अगर लाइफस्टाइल चेंज करने में तो टाइम होता है, पर किसी पे हाँ टाइम होता है, उसके लिए जो है कि मेडिकेशन के रूप में आप गाय का घी स्टार्ट कर सकते हैं। 1 चम्मच 5 to 10 मिलीलीटर गाय का घी पिघला लीजिए और उसको सुबह सुबह लेना प्रारंभ कर दीजिए। अच्छा, ठीक है, वो आपको जल्दी से जल्दी 10 से 15 दिनों में आपके ऊपर इफेक्ट देने लगेगा। क्या चीज में ये हेल्प करेगी डॉक्टर साहब? गाय का घी क्या चीज में हेल्प कर रही है? गाय का, इन्होंने पूछा अभी कि एसिडिटी होती है सुबह सुबह, सिवियर एसिडिटी किसी को हो तो ऐसे ही पी ले पिघला के या पानी में डाल के ऐसे पी ले? पानी में डाल के नहीं, ऐसे पी लीजिए। घी पीने के बाद में जो पानी पीने का विधान है कि हमें कम से कम 1 कप गर्म पानी पी लेना चाहिए उसके ऊपर से। शुरुआत में आप घी पिएंगे यदि 1 चम्मच 10 ml, खाली पेट तो आपको लगेगा कि एसिडिटी बढ़ रही है, ठीक हाँ है, जी। लेकिन 10 से 15 दिनों में वो धीरे धीरे अपने आप मेंटेन हो जाएगा। डॉक्टर साहब एक चीज कहते हैं, जीरा पानी पीना चाहिए अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो? थोड़ा सा और जो है कि रमेश जी, जीरा 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 पानी, जीरा पानी, हाँ जी। जीरा पानी, देखिए जीरा का जो फंक्शन होता है वो कार्मिनेशन होता है, कार्मिनेटिव होता है। कार्मिनेटिव का अर्थ समझ रहे हैं कि जो चीज है, जो गैस है या जो इस चीज है, वो उसको नीचे की ओर ढकेलना, ठीक है, उसको नीचे की ओर प्रवृत्त करना, अर्थात अपान वायु को फोर्स करना। तो कोई भी चीज जो अपान वायु को फोर्स कर रही है, वो जीरा पानी है या हींग है, इस तरह की कोई भी चीज यदि लेते हैं वो भी एसिडिटी को कम करेगा। जीरा पानी एसिडिटी को कम करेगा। ठीक है, जैसे कि अच्छा, ये भोजन का जो है कि ये व्यवस्था जो है, पत्र जो मैंने बताया, 2-3 एक बहुत महत्वपूर्ण बात की गर्म पानी पीना है हमें भोजन के साथ। वैसे लोग कहते हैं कि भोजन के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि नहीं, भोजन के बीच में थोड़ा थोड़ा जो है कि पानी सिप करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए। सूखा खाना पूरा ऐसे नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर साहब पी लेते हैं जी, जापानीज जो हैं वो चाय के साथ चाय लेते हैं खाने के साथ। जी जी सर टी, जी गरम टी लेते हैं अभी। उसका कॉन्सेप्ट यही है, उसके पीछे यदि हम आयुर्वेदिक लॉजिक देखते हैं, क्योंकि ऐसा आयुर्वेद में भी लिखा गया है, ऐसा आयुर्वेद में भी मेंशन है कि हमें भोजन के साथ में उष्ण जल लेना चाहिए। उष्ण जल का अर्थ होता है पर्याप्त गर्म पानी, वहां पे ल्यूकवार्म मेंशन नहीं है, उष्ण जल का वर्णन किया गया है। और जहां पे ल्यूकवार्म का वर्णन किया गया, वहां पे सुखोष्ण शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जहां सुखोष्ण लिखा है वहां पे हमें ल्यूकवार्म लेना चाहिए, और जहां उष्ण जल लिखा है वहां पे हमें गर्म पानी लेना चाहिए। तो जी जैसे सूप है, सूप हम लोग लेते हैं, सूप ले सकते हैं, सूप को पानी, गर्म पानी की फॉर्म हाँ में जी, बिल्कुल सूप ले सकते हैं। चाय पीने की आदत है चाय ले सकते हैं, कॉफी पीने की आदत है कॉफी ले सकते हैं। मतलब गर्म जल, गर्म जो है कि लिक्विड लेना साथ में। इसके बाद जो है कि आता है हमारा भोजन, क्या क्या जो है कि चीजें कब कब कैसे कैसे हमें हमारे लिए जो है कि, तो ऐसे हम रेसिपी तो भोजन की नहीं बताएंगे कि ये दाल चावल सब्जी रोटी इस तरह की चीजें हम नहीं बताएंगे। हम तो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट केवल हम देना चाहेंगे। जितनी भी कच्ची चीजें हैं, जितनी भी कच्ची चीजें हैं उन्हें हमें दोपहर में लेना चाहिए। जैसे फल और सलाद सुबह में भी ले सकते हैं और दोपहर में, दोनों समय में फल और सलाद दोपहर में ले सकते हैं। सत्तू का प्रयोग कभी भी शाम को नहीं करना चाहिए। दही का प्रयोग जब भी करें तक्र के रूप में करें। दही का प्रयोग तक्र के रूप में अर्थात छाछ बना करके करें।
एक जैसे 100 ग्राम हमने दही लिया तो 100 ग्राम दही को हमने 100 ग्राम पानी मिला दिया, खूब पतला सा सोल्यूशन बन गया। और उसमें हमें काली मिर्च और जीरा, यदि नमक डालना है तो स्वादानुसार नमक, काली मिर्च, जीरा और नमक। और यदि किसी को गुड़ पसंद है, मीठा पसंद है तो उसमें मीठा भी डाल सकते हैं। ये चार काला चीजें नमक जो अच्छा है ना सेहत के लिए डॉक्टर साहब? काला नमक, काला नमक सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। काले नमक का रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेशन के अलावा जो है कि वो उसका इस्तेमाल हर जगह नहीं करना चाहिए। सेंधा नमक करें। सेंधा नमक जो है कि हर जगह जो है कि खाने के लिए, और यदि हम किसी चीज का मेडिसिनल जो है कि लाभ लेना चाहते हैं उसके लिए सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। थैंक यू। काले नमक का प्रयोग केवल स्वाद के लिए लोग करते हैं। स्वाद का जो है कि यदि इश्यू नहीं है तो आप काले नमक का प्रयोग ना करें। थोड़ा सा उसमें स्मेल होती है H2S की, तो उसके वजह से जो है कि थोड़ा सा मतलब चटपटा लगता है, ज्यादा चटपटा लगता है, अच्छा लगता है। अन्यथा जो है कि आयुर्वेद में से काले नमक का प्रयोग नहीं, बहुत रेयर कहीं कहीं किसी फॉर्मूले में बताया गया, अन्यथा जो है सामान्य रूप से सेंधा नमक। तो काली मिर्च और जीरा को बराबर मात्रा में पाउडर कर लें। काली मिर्च जीरा को बराबर स्वादानुसार नमक और चीनी उसमें मिला करके अपने डब्बे में रख लें। 50 ग्राम दही या 100 ग्राम दही और 100 ग्राम पानी में उसको मिला लें। मिला करके इसका प्रयोग दोपहर में खाना खाने के बाद जरूर करें। खाना खाने के आधे से 1 घंटे बाद 1 गिलास छाछ शरीर के सभी प्रकार के रोगों को हरने के लिए सफिशिएंट होता है। ये हमारा भोजन है, भोजन का एक पार्ट है। जरूरी नहीं कि हम रोज छाछ पिए। जो कफ़ा वाले हैं उनके लिए भी ठीक है। हाँ हाँ, एक्चुअल में जो दोपहर का समय है वो अग्नि का समय है। और जो दही होता है आयुर्वेद में, जो छाछ बनाने का जो नियम है उसमें उसका मलाई वाला भाग नहीं होता है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में जो दही लिया जाता है वो मलाई युक्त होती है। जो मिट्टी के हांडी में पकाया जाता है उसमें मोटी मलाई जमती है, उसमें दही जमती है। तो वो वाली दही जो है कि दही के रूप में इस्तेमाल होती है। और छाछ के लिए मलाई हटा करके जो दही होता है नीचे के दही का छाछ बनाना चाहिए। डॉक्टर साहब, कैलकाटा और साउथ में, कैलकाटा और साउथ की तरफ लोग दही भात कर्ड राइस खाते हैं। इज इट एडवाइजेबल? दही भात कर्ड राइस। हाँ हाँ हाँ। तो इज इट एडवाइजेबल टू टेक कर्ड राइस? दही भात तो खाना चाहिए, लेकिन दही भात खाने का जो समय है, समय का ध्यान जरूर रखना चाहिए। दही भात दोपहर में खाइए या सुबह में खाइए, शाम को कभी मत खाइए। दही रात को नहीं खानी चाहिए? रात को नहीं खानी चाहिए दही। और कढ़ी वगैरह नहीं, यदि आपने उसको संस्कारित कर दिया, दूसरा चीज बना दिया उसका, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो दही नहीं रह गया ना, जैसे आपने कढ़ी में दही डाल दिया तो अब वो दही नहीं रह गया ना, अब तो कढ़ी हो गया। अब वो संस्कारित हो गया, उसका गुण बदल गया, पूरी तरह से बदल गया। अब उसमें वो दही के गुण नहीं रह जाएंगे। पर माला, रात को कढ़ी नहीं बनानी है, कढ़ी लंच में या ब्रेकफास्ट में। क्योंकि रात्र का भोजन हमें बंद करना है। दही बादी करता है ना, कढ़ी बादी करेगा रात में। नहीं, ऐसा कोई नुकसान नहीं करेगा दही रात में, किसी को कोई नुकसान नहीं होता रात में दही खाने से। लेकिन ये जो चर्या है, इस चर्या में जो है कि इस बात को मेंशन किया गया है, लोग खा ही रहे हैं रात में दही। बट जोड़ों के दर्द के लिए भी कहते हैं ना, तो रात को दही नहीं खाना चाहिए जिनको जोड़ों में दर्द रहता है। जब उसके दोष को दूर कर देंगे, उसमें शीतलता होती है, ठंडक होती है। तो ठंडक में जो है कि जो वायु का गुण होता है, तत्र रूक्षो लघु शीतः खरः सूक्ष्म चलो वनिला, अर्थात वह बहुत लघु है, शीतल है। तो जो चीज शीतल है वो ऐसा चीज हम खाएंगे तो वायु का प्रकोप होगा, जोड़ों में दर्द बढ़ेगा। ओके। जो भी शीतल ठंडी चीजें हैं तो उसको हम खाएंगे तो उसमें दर्द बढ़ेगा। हमने संस्कार कर दिया, दही का छाछ बना दिया, हमने उसमें काली मिर्च और जीरा का पाउडर डाल दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो संस्कार हो गया उसका। तो अब जो उसके जो है कि जो शीतलता का गुण है, इसीलिए दही जो है कि लोग खाते हैं तो उनको नुकसान करता है। क्योंकि आयुर्वेद में दही बिना इस चूर्ण के खाने के लिए रिकमेंडेड नहीं। दही यदि हमें खाना है तो हमें इस चूर्ण का प्रयोग करना है। और एक बार यदि आपने घर में आप चूर्ण बना करके इसका इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको सादा दही अच्छा नहीं लगेगा, सादा दही अच्छा नहीं लगेगा। इसमें थोड़ा सा चीनी मिला दीजिए, नमक, और इतना चटपटा हो जाता है, खट्टा मीठा, बहुत टेस्टी लगता है खाने।
डॉक्टर साहब सलाद कॉन्स्टिपेशन और फल के संबंध में बता दिया मैंने जी। कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या खाना चाहिए शाम को? कॉन्स्टिपेशन के लिए इस दिनचर्या का पालन करना प्रारंभ करिए, कॉन्स्टिपेशन अपने आप दूर हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन, पानी की मात्रा को बिल्कुल संतुलित कर दीजिए, पानी की संतुलित मात्रा का इस्तेमाल करिए, पानी बहुत ज्यादा मत लीजिए। जैसे अग्नि जो है कि अप होगी वैसे वैसे आपका जो है कि ये समस्या जो है कि कॉन्स्टिपेशन का दूर होता जाएगा। और आपको सामान्य रूप से यदि कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए हमारे जिस दिनचर्या के साथ में कुछ चिकित्सा करनी है अपने घर पे, तो हॉट वाटर बैग लीजिए, पूरे पेट में थोड़ा सा तेल लगाइए और हॉट वाटर बैग को कपड़े में लपेट दीजिए, धीरे धीरे सिकाई करिए पेट की, ठीक है, धीरे धीरे सिकाई करिए। सिकाई का मतलब है कि जो ये अग्नि प्रदेश है, अग्नि प्रदेश में ऊपर से जो हम उष्मा देंगे तो वो जो है कि हमारे अग्नि को अप करता है, ठीक है, वो हमारे अग्नि को अप करता है। और जैसे हमारी अग्नि अप होगी, हमारा डाइजेशन प्रॉपर होगा, पूर्ण होगा, हमारा पेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो शाम को करना चाहिए सोने से पहले या? हाँ, शाम को जो है कि कर लीजिए। इसका जो है कोई मतलब कि प्रिकॉशन उस तरह का नहीं है कि खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद करते हैं तो भी उतना इफेक्टिव होगा, खाना खाने के पहले करते हैं तो भी उतना इफेक्टिव होगा। एक्सेलेंट, ठीक है, बहुत तो बढ़िया। ये इतनी रही भोजन तक की बातें। अब इसके बाद की जो बात, यदि कभी दोबारा मौका मिलता है तो हम जो है कि आपको ऋतुओं के सापेक्ष जो है कि चर्चा करेंगे कि ऋतुओं के अनुसार हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। आप समय देने वाले बने, हम सब यहाँ सुनने के लिए और उत्सुक बैठे हैं। बहुत जल्दी आपको फिर से बुलाएंगे, और आज आपने इतना समय दिया हमें और इतना ज्ञान दिया, उसके लिए थैंक यू, मन से शुक्रिया। थैंक यू। आकाश, आप कुछ कहना चाहते हैं? बोले। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बट अपना फेसबुक लिंक जरूर दीजिए और हम आपको पर्सनली भी कांटेक्ट करना चाहेंगे। हाँ, एक चीज और मैं पूछना चाहती थी डॉक्टर वाह, आपके पास रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी है बनारस में, अगर आपके अस्पताल में कोई आना चाहे? हमारे पास 3 डबल बेडरूम है। ठीक है, वेल मेंटेन्ड 3 डबल बेडरूम है। और अगर कोई वेट लॉस के लिए आना चाहे, कोई मुझसे पूछ रहे थे आज 3-4 दिन पहले कि वेट लॉस के लिए कहाँ जा सकता है, तो आपके पास उसके लिए भी बड़ा आया कठिन है उसका जो है कि प्रोसेस। हाँ, बड़ा कठिन प्रोसेस है। डॉक्टर साहब, पर अगर तैयार हैं लोग तो फिर आप वेट लॉस के लिए हम तो तैयार हैं, हम तो वजन कम कर देंगे। डॉक्टर साहब, आप बनारस पॉइंट स्थित हैं क्या? आप बनारस स्थित हैं क्या? जी, मैं बनारस में हूँ, बनारस में मैं पैदा हुआ हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक पॉइंट सिर्फ, लोग कहते हैं वेट लॉस के लिए व्हीट बंद कर दो, गेहूं खाना बंद कर दो, क्या ये सही है? ना, ऐसा सही नहीं है। हमारे यहाँ, हम अपने यहाँ डाइट देते हैं लोगों को, जिसमें रोस्टेड चिकन खिलाते हैं उनको, रोस्टेड पर डे अंडा खिलाते हैं उनको। हमारे यहाँ वेट लॉस के लिए जो एडमिट होते हैं पर डे, उनको हम देते हैं खाने के लिए, अच्छा प्रोटीन देते हैं। हमें फैट निकालना है, प्रोटीन तो बंद कर देंगे पूरी तरह से, पता चला कि नहीं, में दूसरे तरह की परेशानियां हो जाएंगी। आपने ना हींग के ऊपर जरा सा बताइए, क्योंकि हींग का एक फिलॉसफी ये है कि वो सिर्फ एज अ मेडिसिनल यूज होना चाहिए, और एक फिलॉसफी है हींग रोज पचाने के लिए। हींग का जाके घर में हींग न हरदा, ताके घर में जेवे बरधा। इसका अर्थ है कि जिसके घर में दाल में जो है कि हींग नहीं पड़ती है, उसके घर में आदमी नहीं खाते हैं, उसके घर में जो है बैल खाते हैं। ऐसा हमारे यहाँ गांव में कहावत कहते हैं। हाँ, तो हमारे तो हर चीज में हींग का झोंकी लगता है, सब्जी में भी। सदगुरु जी ने एक पूरा इसके ऊपर टॉपिक दिया हुआ, इसलिए मैंने ये डिस्कस किया, इट वाज वेरी वायरल। सेकंड मेरा ये है, ड्राई फ्रूट्स का क्या रोल है, क्या समय है और क्या क्वांटिटी? ड्राई फ्रूट्स जो है कि हमें लेना चाहिए। जैसे ड्राई फ्रूट्स हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं, जैसे कि आप बादाम लेते हैं, तो जैसे हमारी खोपड़ी है, अखरोट लेते हैं, हमारी खोपड़ी है ना, जब इसमें से चमड़ा हटाएंगे तो बहुत ही हार्ड जो है कि स्टोन जैसा वो निकलेगा। ठीक, अभी मैं खोपड़ी दिखाता हूँ आपको। हाँ, पर ये नट्स भी आ गए ना, ड्राई फ्रूट हो गया, जैसे अंजीर और ब्रेन के लिए होता है ना, बहुत हार्ड होता है। ओके, लिसन टू हिम गाइस, लिसन टू हिम फर्स्ट। देखिए, ये बहुत हार्ड होता है, ठीक है। नहीं रहे। अच्छा, अंदर में जो चीज
यहाँ एक सादृश्यता का सिद्धांत है। सादृश्यता का अर्थात हम उसके सिमिलर चीज को खोजते हैं, उसी के जैसी चीज को खोजते हैं, ठीक है। तो जैसे अखरोट है, अखरोट को भी ऐसे ऐसे लगी आप देखेंगे तो उतना ही कड़ा होता है, हार्ड होता है। उसके अंदर में जो चीज होती है वो सिमिलर है हमारे ब्रेन के, जितना सॉफ्ट हमारा ब्रेन है उतना ही इस तरह से वो डेलिकेट है अंदर में। तो वो हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बादाम हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। तो नट्स जरूरी है कि उनको भिगो के तभी खाना चाहिए कि वैसे भी खा सकते हैं? ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है ना, जरूरी ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है। और एक नया चीज आई है आजकल, सीड्स, पंपकिन सीड्स, फ्लेक्स सीड्स, ये हम लोगों ने डाइट ले रहे हैं, इसके बारे में अगर आप कुछ कहें। देखिए ये जितनी, जैसे कि फ्लैक्स सीड अभी पॉपुलर हुआ, हमारे यहाँ उसको बेर्रा कहते हैं, अलसी, अलसी। तो कहावत कहते हैं कि बेर्रा काटे बाराते ना जाए, मतलब कि जो आप बच्चे शौकिया करते थे, शौक करते थे बारात जाने का, शादी में जो है जाने का, तो उनके लिए कहा जाता था कि बच्चे जो है कि तुम शादी में मत जाओ, बेर्रा काटे बाराते न जाए, अर्थात बेर्रा की रोटी जिसमें तीसी मिली रहती है, वो खराब सी रोटी खा लो, पूड़ी खाने के लिए मत जाओ। तो उस समय में लोग बहुत मतलब प्रचलन में खाते थे इसको, हर घर में खाते थे। जैसे बारिश का सावन और भादों का जो महीना होता है उसमें एक बार ठंडक लगने लगती है, जब खूब बारिश होती है तो ठंडक लगने लगती है। तो महुआ होता है, महुआ को भूनते हैं और तीसी के बीज को भूनते हैं, उसके बाद उसको उखली में जो है कि कूटते हैं बहुत देर तक। अब वो पूरा महीन होकर के बिल्कुल जैसे कि वो अमावट नहीं होता है, अमावट जैसा बन जाता है, उसको खाते थे। अब उसका प्रचलन बंद हो गया है। तो ये जितनी भी चीजें हैं सारी चीजें लाभदायक है, जितनी भी चीजें हैं ये सारी चीजें लाभदायक है। हमें भोजन में हींग का तड़का लगाना चाहिए। ये चीजें यदि अवेलेबल हैं तो इन सभी चीजों को खा, जो भी इंफॉर्मेटिव रूप में इस तरह की चीजें अवेलेबल है वो बिल्कुल जो है कि यूज करने के लिए हुआ है। ठीक है, बस अब आपको थैंक यू बोल के हम छुट्टी देंगे। थैंक यू वेरी मच टाइम दे दिया, हमको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों को मेरे ओर से बहुत सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं अनु जी को देना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने जो है कि आप सभी लोगों को जो है कि एक सिस्टम में जो है कि लिए हमारी हेल्थ का अपने कार्यक्रम के बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी टिप्स ऐसी दी हैं आपने जिनको अगर हम अपने धारण करें तो काफी चीजें हमारी ठीक हो सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। थैंक यू, प्रणाम। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। क्लोज करेंगे हम लोग श्लोक के साथ, सारे लोग 2 मिनट के लिए। प्रणाम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। हाँ, हरिओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Thank you very much everybody, and special thanks to you Dr. Vaid. This was amazing. I think सब और सवाल पूछना चाहते हैं, मैं खाली लाइव बंद कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग भी बंद कर रही हूँ, और किसी को कुछ और सवाल पूछना है तो अगर है 5-7 मिनट तो और उनके क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो तो दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब मैं एक बात पूछना चाहती हूँ।